तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग ने उन लोगों को बता दिया था कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक इमोर्टल कल्टीवेटर है और वो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि वो क्योसो कॉन्टिनेंट की मदद कर सके ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन अगर वो लोग यहाँ से क्योसो कॉन्टिनेंट नहीं जाते हैं तो फिर इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए वो सभी लोग फैसला करते हैं कि उन लोगों को क्योसो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। खैर चैंग के मास्टर को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसने एशियन कॉन्टिनेंट को तो बचाया ही और साथ ही में वो क्योसो मेनलैंड जाने वाला है और वो भी वहाँ पे जाके नॉर्मल लोगों की रक्षा करेगा और उनका प्रोटेक्टर बनेगा। और इस बात को जान के उसे बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और सुप्रीम बीइंग आता है जो कि उन लोगों से कहता है कि एशियन कॉन्टिनेंट का नया मास्टर जो कि पुराना वाला था वो मर चुका है, इसीलिए अब इस कॉन्टिनेंट के लिए एक नया मास्टर को चुनना पड़ेगा। और सभी लोगों को पूरा यकीन था कि नया मास्टर चुना जाएगा तो सिर्फ वो चैंग ही होगा और कोई नहीं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बीइंग जब नए मास्टर को चुनता है तब वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस पर्सन की डिवाइन पावर तो सच में काफी शक्तिशाली है। लेकिन वो बंदा भाई वहाँ पे एशियन कॉन्टिनेंट के नए मास्टर को चुन लेता है और वो होती है चैंग जी। जैसे चैंग के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि नया मास्टर को तो चैंग को चुना चाहिए था, तो फिर ये अचानक से सिचुएशन चेंज कैसे हो गई और चैंग जी को नया मास्टर क्यों चुन लिया गया है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग जी को देखते हैं और उसके ऊपर उसकी पावर्स हावी होने लगती हैं और उसे बहुत जोरों से दर्द होने लगता है और चैंग जी को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। चैंग उस बंदे से पूछता है कि तुमने अभी क्या किया है, लेकिन वो बंदा आगे से गुस्सा होकर कहता है कि ये मेरा डिसीजन है, मैंने जिसे मास्टर चुना है वही मास्टर बनेगा और इसके बीच में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। तुम्हारे पास एक दिन है, गॉड ऑफ टेम्पल के अंदर जाओ और वहाँ पे रजिस्टर कर दो, जिसके बाद तुम लोग यहाँ के नए मास्टर बन जाओगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उस आंख वाले बंदे की लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग जी चैंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है यंग हीरो यहीं पे रुक जाओ। चलो मैं ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, असल में ये आर्टिफैक्ट की गॉड है, यानी कि जो आर्टिफैक्ट चैंग जी को दिया गया था ये उसकी असली मालकिन है और ये जो गॉड है वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकती है और इसका नाम है कियान वेंग चेन। कियान चैंग से कहती है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, हेवन ने मुझे पहले ही यहाँ का मास्टर चुन लिया है। इस बात को 10,000 साल हो चुके हैं जब वो साला बुढ़ा मरा था, लेकिन इसके बाद लांगलुक यहाँ का मास्टर बन चुका है, लेकिन उसके मरने के बाद अब ये जगह मेरी है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये आर्टिफैक्ट स्पिरिट है क्योंकि चैंग को अभी तक गॉड के बारे में नहीं पता है। कियान चैंग से कहती है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इसके लेवल के होगे कि तुम आसानी के साथ लांगलुक को मार गिराओगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने शक्तिशाली हो गए। खैर जैसे ही ये सारी सेरेमनीज पूरी हो जाएंगे जिसके बाद मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी ये सब करने के लिए। लेकिन चैंग उसे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे कहता है तो यहाँ पे शुरुआत से ही कोई आर्टिफैक्ट नहीं था, तुमने चैंग जी की बॉडी का इस्तेमाल किया ताकि तुम मुझे मना सको कि मैं गॉड को मार दूं, इसके बाद तुम इस पूरे प्लेनेट के ऊपर कब्जा कर लोगे। कियान आगे से कहती है वाह तुम तो काफी होशियार हो, तुमने तो एक बार में सब कुछ पता लगा लिया कि मैं क्या करना चाहती थी। लेकिन चैंग आगे से उसे घूरते हुए कहता है ये पूरी कहानी शुरुआत से ही बहुत बेकार थी, ये किसी भी चीज से कोई मेल नहीं खाती थी, ऐसा लगता है कि जितने भी पीपल से मैं मिला हूँ वो सभी बस एक आर्टिफैक्ट यानी सब्स्टिट्यूट थे। सब्स्टिट्यूट एक तरह से तुम लोग क्लोन समझ सकते हो। कियान आगे से हंसते हुए कहती है कि वाह तुम तो बहुत ज्यादा होशियार होते जा रहे हो। हाँ शुरुआत से ही यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, मैंने यहाँ पे शुरुआत में कई सारे आर्टिफैक्ट यानी कि करोड़ों बनाए और उनमें से हर एक आर्टिफैक्ट मेरा क्लोन होता है। कियान आगे बताती है कि आर्टिफैक्ट्स को हेवन और वर्ल्ड के अंदर फेंक दिया जाता था और जब वो आर्टिफैक्ट किसी ऐसे लोगों से टकराते थे जिनके पास पोटेंशियल होता था तो वो आर्टिफैक्ट स्पिरिट में बदल जाते थे, जिसके बाद वो दोनों अपने सफर को शुरू करते थे और एक साथ मिलकर गॉड्स के खिलाफ लड़ते थे। एक बार जब वो लोग इस चीज में सफल होता है और गॉड को सक्सेसफुली मार देते थे तब कियान आगे बढ़ते यानी आर्टिफैक्ट की असली ओनर और उस पूरे प्लेनेट की ओनरशिप अपने हवाले कर ली, जैसा कि उसने अभी एशियन कॉन्टिनेंट के साथ किया है। जिसके बाद उस कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग क्रिएचर जानवर रहते हैं वो सभी कियान की कल्टीवेशन सोर्स में बदल जाएंगे और कियान उन्हें चूस लेगी अपनी लाइफ कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक गॉड से पीछा छुड़ाने के बाद उन्हें लगा था कि वो लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन एक गॉड के मरने के बाद दूसरे गॉड ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है और अब वो इनके ऊपर राज करने वाली है। कियान वहाँ से जाते हुए कहती है कि उसे अभी टेंपल पे जाना है और रजिस्टर को पूरा करना है, तभी तो वो उस पूरे कॉन्टिनेंट की असली ओनरशिप बनेगी। और इतना कहने के बाद कियान चैंग जी की बॉडी से निकल जाती है। चैंग से कहती है कि वो कियान को कभी भी इस पूरे कॉन्टिनेंट की ओनरशिप लेने ना दे, नहीं तो पूरे कॉन्टिनेंट के घोड़े लग जाएंगे। चैंग उससे कहता है कि चिंता न करो, मैं इन सभी चीजों को संभाल लूंगा। इसके बाद चैंग वहाँ पे सिस्टम को बुलाता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि 10 मिनट के अंदर पूरे कॉन्टिनेंट की ओनरशिप टाइम एंड स्पेस के गॉड को दे दी जाएगी, यानी कि कियान के हवाले। और अगर ऐसा होता है तो फिर चैंग कभी भी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा और उसका मिशन फेल हो जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस कॉन्टिनेंट से और कई सारे गॉड्स निकलते हुए कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि वो गॉड जल्दी मारा जाएगा। ड्रैगन गॉड क्लैन का बंदा वो बिल्कुल वेस्ट था, वो किसी काम का नहीं था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो इतनी जल्दी मारा जाएगा। खैर वैसे भी ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे तबाह होने वाला है तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। जिसके बाद हम लोग बाकी लोगों को देखते हैं और वो लोग भी घबराए हुए थे क्योंकि जल्द ही ये पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय होने वाला था। जिसके बाद सिस्टम चैंग को वार्निंग देने लगता है कि भैया जल्दी कुछ करो, नहीं तो पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय होने वाला है। चैंग को भी पता लग जाता है कि ऊपर की तरफ
तरफ और कई सारे गॉड्स आ गए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कियान कॉन्टिनेंट से बाहर निकलती है और वो कुछ ही मिनट के अंदर टेम्पल ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाती है और यही लड़की असली टाइम एंड स्पेस की गॉड है, कियान वेंगचन। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कियान डायरेक्ट ड्रैगन गॉड क्लैन के पैलेस के अंदर जाती है और उससे पूछती है कि वो जगह कहाँ पे है। सामने की तरफ एक ड्रैगन था जो कि हरा हरा था। वो कियान से पूछता है कि तुम तो टाइम एंड स्पेस की गॉड हो और तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जिसपे कियान आगे से उसे बताते हैं क्योंकि लॉन्ग लू मारा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जिससे वो ड्रैगन आगे से हल्का सा हैरान हो जाता है तो कियान उससे कहती है कि अभी तो रुको, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। इसके बाद कियान उसे बताती है कि लॉन्ग लू को एक मॉर्टल ने मारा है जिसके पास जरा से भी कल्टीवेशन नहीं थी और साथ ही में उसने जितनी बार लॉन्ग लू को मारा उसने उतनी बार उसे तड़पा तड़पा के बेहद दर्दनाक मौत दी थी। और मुझे पता है कि जैसे ही ड्रैगन गॉड क्लैन वालों को ये बात पता चलेगी तब उनके जल की राख हो जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे ये न्यूज तुम्हें देने के लिए आई हूँ। लेकिन उस ड्रैगन को आगे से यकीन नहीं होता है और वो कियान से कहता है कि उल्टा लॉन्ग लू को उसे टॉर्चर करना चाहिए था, ये झूठ है। इस पे कियान उसके सर के ऊपर एक लाइट मारती है और उससे कहती है कि अपनी आंखों से देख लो सच है या नहीं। और जब वो ड्रैगन अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लेता है तब उसे यकीन हो जाता है कि चैंग ने सच में लॉन्ग लू को पेल दिया है। कियान आगे से कहती है कि वो इमोर्टल जहाँ से भी आया था उसकी टेक्निक लॉन्ग लू को सरपास कर गई थी। उसने जो भी मेथड इस्तेमाल किया था लॉन्ग लू के ऊपर वो बेहद दर्दनाक और क्रूअल था। जिसके बाद वो ड्रैगन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि वो चैंग को नहीं छोड़ेगा। उसके जितने भी डिसाइपल हैं ड्रैगन गॉड क्लैन वाले वो चैंग को मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे और उसका पीछा करके उसके पूरे क्लैन के साथ उसे मार देंगे। कियान आगे से कहती है ये अच्छी बात है लेकिन मैं यहाँ पे उसकी जिंदगी बचाने के लिए टाइम को बर्बाद करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तक आई हूँ ये न्यूज तुम्हें दी हूँ, इसके लिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ काफी ज्यादा टाइम को बर्बाद किया है, इसलिए तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी ही पड़ेगी। जिसपे वो ड्रैगन आगे से कहता है कियान ने जो उसे इन्फॉर्मेशन दी है वो इसके बारे में दूसरे गॉड क्लैन वालों को बताने वाला है। लेकिन देखो अगर तुम्हें यहाँ पे समझ में नहीं आया है तो चैंगजी यहाँ पे डबल गेम खेल रही है। उसने वहाँ पे लॉन्ग लू को चैंग के हाथों मरवा दिया और यहाँ पे ऐसा दिखा रही है कि वो बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई है, जैसे ये ड्रैगन अभी उस कॉन्टिनेंट की ओनरशिप इसे दे देगा। कियान उसे कहती है कि हम लोगों को जल्दी से देखना चाहिए नहीं तो कोई दूसरा गॉड उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे क्यूब सा कुछ तो बाहर निकालते हैं और इसी के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर किसका राज होने वाला है। इसके बाद वो ड्रैगन उस क्यूब को बाहर निकालता है और कहता है कि जो भी बंदा नया लॉर्ड बनने वाला है उस कॉन्टिनेंट का उसका नाम इसके ऊपर लिखा हुआ आएगा। कियान के मुंह के ऊपर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसका सपना सच होने वाला है और वो ड्रैगन कियान से कहता है कि अब से उस कॉन्टिनेंट का जो कंट्रोल होगा वो कियान के अंडर में होगा। कियान आगे से कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर ये एहसान कर सकती हूँ अगर तुम चाहते हो, और वो अपने मन के अंदर सोचती है। जिसके बाद कियान उस बॉक्स को खोलते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि सालों से ये टेरिटरी ड्रैगन गॉड क्लैन वालों के अंडर थी, इसीलिए वो तब से इस लक का एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये चीज मेरे हवाले हो जाएगी तो मैं तुरंत इसे सेक्रीफाइस कर दूंगी, जिससे मेरी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले में और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वो बॉक्स मास्टर को बताने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, इसलिए चैंगजी को लगता है कि ये मैटर थोड़ा सा अजीब है, इसलिए बॉक्स थोड़ा सा टाइम लेगा ही। लेकिन अचानक से उस बॉक्स में कुछ होता है और अजीब सा हो जाता है। वो ड्रैगन आगे से कहता है कि पिछले सालों के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि इस बॉक्स ने इस तरह का रंग और इस तरह का क्रिएचर बनाया हो, और उस ड्रैगन को समझ में नहीं आता है कि अभी तक इस बॉक्स ने ओनर को क्यों नहीं चुना है। कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने पहले ही हेवनली दाव से परमिशन ले ली है। हेवनली दाव उस कॉन्टिनेंट यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट वाली है, अपनी नहीं, और उसने दूसरे गॉड्स के मुकाबले में सबसे पहले आके यहाँ पे ये सब कुछ किया है, इसीलिए उसे लगता है कि ये टाइम के थोड़ा सा लेट हो जाने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके बाद वो बॉक्स को दोबारा ट्राई करती है, दोबारा उस नाम को चेक करने के लिए कौन ओनर है। ड्रैगन आगे से कहता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहला कोई पहले ही उस क्लैन को कंट्रोल कर रहा है और वो इन लोगों को नजरअंदाज कर रहा है, इसीलिए इन लोगों की प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम हो रहा है। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बॉक्स थोड़ा सा टाइम लेगा जिसके बाद ये अपने ओनर को बता देगा। लेकिन चिंता की बात ड्रैगन के लिए वो है कि किसी ने पहले ही उस कॉन्टिनेंट को अपने नाम पे कर लिया है और वो टेम्पल की बातों को इग्नोर करके उसके ऊपर कब्जा कर चुका है, यानी कि चैंग को टेम्पल की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उस कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर रहा है, जो कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसे भाई कियान को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है कि अब ये कौन सा नया मामला आ चुका है। लेकिन कियान को पूरा यकीन था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कुछ मिनट के अंदर गॉड की इच्छा को नकार सके और कियान से पहले उस कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर ले, इसलिए उसे चिंता की कोई भी बात नहीं थी। जिसके बाद वो बॉक्स को फिर से देखने लगती है, जिसके बाद उस बॉक्स के अंदर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। वो ड्रैगन बताता है कि ये जो भी मास्टर बनने वाला होगा वो बॉक्स सुनहरे अक्षरों में उसका नाम लिखेगा, इसीलिए कियान को वो नाम पढ़ना है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बॉक्स के ऊपर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा हुआ आता है चेन चैंग, जिससे कियान की सुलग जाती है और वो अपने मन के अंदर
अंदर सोचती है कि इसका नाम कैसे आ गया, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने कुछ मिनटों के अंदर ऐसा क्या कर दिया कि वो पूरा कॉन्टिनेंट उसके हवाले हो गया। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि एकदम आराम की हल्की सी सांस लेता है, यानी कि मुसीबत टल गई। जिसके बाद अगला सीन कुछ मिनट पहले का होता है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कियान वहाँ से गई थी तो फिर वहाँ पे कुछ और नए गॉड्स आ चुके थे जो कि हेवनली दाव से बात करने के लिए आए थे, क्योंकि हेवनली दाव ने पहले ही अपने नए मास्टर को चुन लिया था। वहीं पे चैंग उन आवाजों को सुनते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग परछाई में छुपके यानी कि सिर्फ आवाजों से बात कर रहे हैं किसी दूसरे जो यहाँ से काफी दूर प्लेनेट है उससे। इसीलिए इनकी ताकत का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी ताकत लॉन्गलू के बराबर या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। चैंग का मास्टर आगे से कहता है कि यहाँ पे और भी गॉड्स आ चुके हैं, अब हम लोग उनसे इस लैंड को लेने के लिए हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि हेवनली दाव उनके सामने जाती है और उनसे ग्रेटिंग करती है, और वो उन गॉड्स को पहले ही बता देती है कि ये पूरा आइलैंड कियान ने अपने हवाले कर लिया है, इसीलिए उन लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो सभी गॉड्स इस बात से काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि कियान ने फिर से इस प्लान को पहले ही क्यों ले लिया। बेसिकली कियान काफी ज्यादा चालाक लोमड़ी है और वो कई सारे प्लैनेट्स को पहले ही हथिया चुकी है और उन्हें एब्जॉर्ब कर चुकी है, इसीलिए ये गॉड्स उससे खुन्नस में रहते हैं। हम लोग देखते हैं कि एक गॉड जो कि दिखने में बेंटन के किसी एलियन की तरह लग रहा था, नाम भूलने के लिए सॉरी, और वो हेवनली दाव से कहता है कि मेरा नाम डैश डैश है और तुम कियान को पहले से ही जानते हो जो कि टाइम एंड स्पेस की गॉड है, और वो तुम्हें पता है कि वो इस प्लेनेट के साथ क्या करने वाली है, इसलिए ये गॉड इस प्लेनेट की रक्षा कर सकता है और तुम्हें भी रक्षा दे सकता है। लेकिन हेवनली दाव उन लोगों से कहता है कि उसने पहले ही कियान को यहाँ का मास्टर चुन लिया है, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक फीमेल गॉड आगे बढ़ती है और वो हेवनली दाव से कहती है कि तुमने उसे मास्टर चुन तो लिया है और वो फाइटिंग के मामले में बेशक काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो फाइटिंग के अलावा और क्या क्या करती है प्लैनेट्स के साथ में, इसीलिए अगर तुम मेरे पास रेफ्यूजी यानी कि मदद के लिए आते हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए, जिससे तुम्हारा ये प्लेनेट एक अच्छा सा प्लेनेट बन जाएगा और ये ताकतवर भी होगा। तभी एक गॉड फीमेल गॉड से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टाइम यहाँ पे खर्च करने वाली हो, क्या तुम इस पूरे लैंड को बारबेरियन लैंड में बदलने वाली हो। जिस पे वो फीमेल गॉड आगे से कहती है कि मैं यहाँ पे टाइम को तो खर्चा कर रही हूँ, लेकिन अगर गॉड्स के पास जितनी ज्यादा टेरिटरी होती है ये उनके लिए और भी ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए पैसा और खून यहाँ पे वेस्ट करना इतना ज्यादा बुरा नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। यहाँ तक कि हेवनली दाव भी उन लोगों की बातों में आ जाता है, क्योंकि अगर वो इन सभी गॉड्स से हाथ मिला लेता है और उनको अपना ओनर बना लेता है तो फिर इसके लैंड को काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। हेवनली दाव एक तरह से किसी प्लेनेट की गार्डियन की तरह होती है जो कि वहाँ के रहने वालों के लिए अच्छा ही सोचती है। हेवनली दाव उन लोगों से कहती है कि अगर वो अपने मास्टर को फिर से सुनती है तो फिर उसने जितने भी बेनिफिट्स अभी इकट्ठा किए थे उसे उन सभी को फिर से छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद ये पूरा प्लेनेट बारबेरियन के लैंड से भी बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, सारी जगह खाली हो जाएगी। इसीलिए हेवनली दाव उन लोगों से कहती है कि अगर वो लोग अपने मन को बदलते हैं और टाइम और स्पेस के गॉड से बात करते हैं तो फिर वो अपने नए मास्टर को फिर से चुन सकती है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उन लोगों से कहता है गॉड्स अगर तुम्हें इस लैंड के बारे में थोड़ी सी भी बात करनी है तो फिर तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, क्योंकि हेवनली दाव मुझे अपना नया मास्टर चुनने वाली है। जिसपे वो सभी गॉड्स चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं और वहीं पे फीमेल गॉड उसे कहती है कि एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहता है, कितनी हंसी की बात है। वहीं पे हेवनली दाव चैंग से कहती है कि ये सबसे बड़ा जोक है जो मैंने अभी तक सुना है, अगर मैं किसी को मास्टर चुनूंगा तो फिर सिर्फ गॉड्स को चुनूंगा और मैं तुम जैसे इमॉर्टल को तो कभी भी अपना मास्टर नहीं चुनने वाला हूँ। वहीं पे चैंग जाते हुए कहता है ठीक है फिर दोबारा पछतावा मत करना, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था जो कि तुमने मना कर दिया है। जिसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो ये सारी जगहों पे कब्जा कर लेता है तो फिर हेवनली दाव उसका कहना मानने ही लगेगी, लेकिन ये सब करने के लिए उसे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, उसे जो कुछ भी करना है उसे जल्दी करना होगा। लेकिन उसी टाइम पे वो डीमन क्लोन चैंग से कहता है कि ये तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैंने तुम्हारी मेमोरी देख रखी है और शायद से मेरे पास एक अच्छा तरीका भी है। दूसरा क्लोन उसे कहता है कि हाँ हम दोनों एक ही जैसे तो हैं, हमारी मेमोरी आपस में शेयर होती रहती है। डीमन क्लोन चैंग से कहता है कि देखो मुझे यहाँ पे एक नई चीज मिली है, मुझे वो फॉर्मेशन मिली है जिसे जिंगडे यहाँ से लोगों को टेलीपोर्ट करना चाहती थी। हालांकि उस मोटे गॉड ने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन अभी भी इसके कुछ टुकड़े बचे हुए हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चैंग उसे कहता है अच्छा तो तुम उस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हो, नंबर 1 सोल्यूशन जो हमेशा काम आता है। डीमन क्लोन उसे कहता है कि आप समझ गए हो तो फिर मुझे असिस्ट करो। इसके बाद डीमन क्लोन सिस्टम से कहता है कि देखो हमने ये मेथड काफी टाइम पहले से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उम्मीद करता हूँ चलने लगेगा। इसके बाद चैंग वहाँ पे सिस्टम के फंक्शन का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था ऑल लिविंग थिंग्स। देखो ये लोग वहाँ पे एक ऐसे तरीके को इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि हमेशा काम आता है, और वो होता है इनविंसिबल डोमेन को एक्सपेंड करना। तो फिर डीमन क्लोन ने ये आइडिया दिया है कि वो लोग क्योसो से अपनी इनविंसिबल डोमेन को एशियन कॉन्टिनेंट तक लेके आएंगे, और इसके लिए ये लोग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी मदद से ये लोग एशियन कॉन्टिनेंट से क्योसो कॉन्टिनेंट जा रहे थे। लेकिन ये सब करने के लिए भी इन्हें एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो कि पावर ऑफ स्पेस और टेलीपोर्टेशन के मामले में काफी ज्यादा बेहतरीन हो, और तुम लोगों को पता है कि ऐसा करने के लिए कौन बेहतरीन है। इसके बाद दूसरा चैंगजी के पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे सारी चीजें खत्म होने वाली हैं, इसलिए अच्छा होगा चैंगजी अपनी बहन को कॉल लगा के उसे बता दे कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। इसके बाद चैंगजी बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो हानजी
को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से हांजी अपनी बहन से कहती है कि वो यहाँ पे क्योसो आ चुकी है, लेकिन अचानक से फॉर्मेशन टूट गई है और बाकी सभी लोग कहाँ पे हैं, क्या वहाँ पे सब कुछ ठीक है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और वो हांजी से कहता है कि हांजी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब चैंग को हांजी की जरूरत नहीं है और हांजी वही क्योसो में रह सकती है। और चैंग हांजी के साथ ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि उसके पास पहले से ही एक स्वीट हार्ट है, जिससे हांजी को बहुत तेज गुस्सा आता है। और वहीं पे चैंग जी अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने उसे स्वीट हार्ट कहा है, इसका मतलब ये है कि चैंग उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है। लेकिन उसे अपनी बहन की चिंता होने लगती है क्योंकि हांजी अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाली है। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इधर से हांजी को बहुत तेज जलन होती है और उसे चैंग के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आता है। खैर उसी टाइम पे उसे दिखाई देता है कि कोई है जो कि उसकी मास्टर की फॉर्मेशन को फिर से ठीक कर रहा है और उसे आइडिया लग जाता है कि अब उसे क्या करना है। इसके बाद हांजी वहाँ पे अपने पूरा जोर लगाती है और टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करने लगती है और उसे एक्टिवेट करते हुए कहती है कि चैंग उसे पीछा नहीं छुड़ा सकता है क्योंकि हांजी उसे पीछा छुड़ाएगी और कोई भी नहीं। डीमन क्लोन जैसे ही देखता है कि हांजी ने अपना काम शुरू कर दिया है तो फिर वो इधर से अपना काम शुरू करता है और वो ऑन लिविंग थिंग्स को एक्टिवेट करता है, जिससे एशियन कॉन्टिनेंट के बीच में एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से डोमेन बाहर आने लगती है। वो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वो फॉर्मेशन फिर से कैसे ठीक हो गई, जिसको कुछ समय पहले डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसी के बाद हम लोग बाकी गॉड्स को देखते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स कॉन्टिनेंट के अंदर आने की कोशिश कर रही है और उन सभी लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दूसरा गॉड है जो कि फोर्सफुली कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चाहता है और उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन के सर्कल की वजह से डोमेन एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है और तुम लोग देख लो कि ये कैसे एक्सपैंड हो रही है, कैसे दोनों कॉन्टिनेंट एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पे फीमेल गोस्ट आगे से हंसते हुए कहती है कि कोई मजाक है कि कोई भी फोर्सफुली कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर सकता है। कॉन्टिनेंट का मास्टर बनने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हेवनली दाओ तुम्हें खुद से अपना मास्टर माने, लेकिन अगर तुम फोर्सफुली उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें स्टार्स आपस में ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो तुमको निगल जाएंगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी गॉड उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे डीमन क्लॉ फॉर्मेशन को एक्टिवेट किए हुए था। वो सभी लोग इस बात को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक छोटे से डीमन ने इतनी बड़ी फॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखा है, लेकिन वो सभी लोग उसके ऊपर हंस भी रहे थे क्योंकि चैंग की कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम थी। एक गॉड आगे से कहता है कि चलो इसके ऊपर हमला करके इसे मार देते हैं। इसके बाद एक गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो चैंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उसे पूरा यकीन था कि इस हमले के साथ ही चैंग मारा जाएगा और उसकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि वहाँ से धुआं हटता है तब चैंग को कुछ भी नहीं हुआ था और वो उल्टा उन्हें घूरते हुए कहता है क्या बस इतना ही कर सकते हो। वो गॉड अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दिखने में उसी की तरह लग रहा है जो कि नीचे एक छोटा सा इमोर्टल था। जिसके बाद वो गॉड चैंग से कहता है कि मुझे इस तरह से ना घूरो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुमने लॉन्गलो को मारा है जो कि सबसे लोएस्ट रैंक के गॉड की लिस्ट में आता था। ज्यादातर वो अपने बाप के पैसों और ताकत के भरोसे पे ही जिंदा रहता था, लेकिन हम लोगों से काफी अलग हैं। हमने अपनी जिंदगी और ताकतवर को सिर्फ लड़ाइयों के बीच में ही सहा है, इसीलिए हम लोग नीचे से ऊपर तक आए हैं और हमारा मुकाबला लॉन्गलो के साथ बिल्कुल भी मत करना। हम उसके मुकाबले में शेर हैं। तुम्हारा जैसा छोटा डेमन हमारी आंखों के सामने एक चींटी जितना कमजोर है जिसको हम लोग जब चाहे तब मार सकते हैं। फीमेल गॉड आगे से कहती है कि जुयंग यानी कि ये फायर वाला बंदा अपनी 1% पावर का भी इस्तेमाल करेगा तो फिर चैंग का कैरेक्टर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। जी यांग आगे से कहता है कि ये तो मजेदार और काफी ज्यादा इंजॉयबल होगा, चलो करके देखते हैं। सिस्टम डीमन क्लोन को बताता है कि उसके ऊपर सभी गॉड्स हमला करने वाले हैं। अगर उसे अपनी जिंदगी बचानी है तो फिर उसे तुरंत के तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन अगर डीमन क्लोन वहाँ से भाग जाता है तो फिर जो फॉर्मेशन थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसी के साथ उनका प्लान भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए डीमन क्लोन वहाँ से नहीं भाग सकता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और इसी के साथ डीमन क्लोन वहाँ पे खत्म हो जाता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसके बाद सिस्टम नीचे आता है और वो दूसरी बॉडी को बताता है कि उसका दूसरा क्लोन डिस्ट्रॉय हो चुका है। चैंग उसे कहता है कि हाँ मुझे वो दर्द महसूस हुआ, चलो हम लोग अपने काम को पूरा करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन एशियन कॉन्टिनेंट तक आ जाती है और सारा काम खत्म हो जाता है। जिसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि एशियन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से डोमेन के अंदर कवर कर दो और एक इलाका भी नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपने सारे पॉइंट और अपने सारे फ्रेगमेंट और अपने इमोर्टल डोमेन कार्ड को हर किसी चीज को इस्तेमाल कर लेता है डोमेन को पूरी तरीके से एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वो एशियन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से कवर कर ले और एक जगह भी ना छूटे। सिस्टम चैंग से कहता है कि ये बहुत बड़ा काम है, इतनी जल्दी से नहीं होगा। चैंग सिस्टम से कहता है तुम्हें क्या हुआ है मेरी जान, क्या ऐसा कुछ है जो तुम सिस्टम के साथ नहीं कर सकती हो। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है नो बॉस आई कैन डू एनीथिंग। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है तो फिर जल्दी से इस पूरे लैंड को मेरे लिए कवर करो और ये लैंड मेरे नाम पे कर दो ताकि मैं यहाँ पे धूम मचा सकूं। इसके बाद सिस्टम वहाँ पे अपनी प्रोग्रेसिंग को शुरू कर देता है। इसके बाद हम लोगों को दिखा भी दिया जाता है कि क्योसो ने एशियन कॉन्टिनेंट को अपने ऊपर कवर कर लिया है और डोमेन पूरी तरीके से एक्सपैंड हो चुकी है। इसके बाद सिस्टम चैंग से कहता है कि होस्ट काम पूरा हो चुका है, इसीलिए अब एंजॉय कर सकते हो। चैंग आगे से मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं कूड़े मकोड़े वाले गॉड्स को यहाँ से बाहर भी फेंक देता हूँ, बिल्कुल कचड़ों की तरह। लेकिन वो सभी गॉड जैसे ही चैंग के मुंह से ये सभी बातें सुनते हैं तो फिर वो
वो सभी चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए हंसी रहे थे कि उसी टाइम पे उनके ऊपर पावर गिरती है और उन्हें महसूस होता है कि उनकी एनर्जी को छीना जा रहा है और वो बेचारे दर्द में चीखने और चिल्लाने लगते हैं। उसी टाइम पे उन्हें चैंग की आंखों में दिखाया जाता है कि ओनरशिप का सिंबल उसकी आंखों में दिख रहा था और वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता है और वो सभी लोग चैंग से पूछते हुए ये कह के मारे जाते हैं कि तुम कौन हो और उनकी राग भी नहीं बचती है। वैसे मैं बता दूं कि ये सभी गॉड्स असली नहीं थे, ये बस कॉपी थे जिस तरह से चैंग की होती है। इसके बाद सिस्टम चैंग के पास आता है और वो कंफर्म करता है कि उसने गॉड्स के सोल यानी कि कॉपी को मार दिया है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि सिस्टम अब पॉइंट की लिखित में कोई भी जानकारी नहीं देता है, इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ, फालतू में मत पूछा करो। जिसके बाद हम लोग हेवनली दाऊ को देखते हैं और उसकी फटके 4 हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जो पहले बोला था क्या मैं वापस ले सकता हूँ। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हेवनली दाऊ तुरंत सट से चैंग के सामने आती है और वो चैंग को कहती है चैन मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको पहले पहचाना नहीं, वैसे सिर्फ आप ही हैं जो कि इस कॉन्टिनेंट के ओनर हैं और कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। चैंग उसे कहता है अच्छा अभी थोड़ी देर पहले तुम तो ये कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी इस इलाके का अपना ओनर नहीं मानोगे, फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। जिसपे हेवनली दाऊ आगे से कहता है कि पुरानी बातें भुला दो मेरी जान, और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा एक झटके में गॉड की कॉपी को मार सकता है। बेशक इसने अभी तक अपनी असली ताकत को छुपा के रखा था और मुझे पूरा यकीन है कि इसका लेवल कम से कम एक गॉड के लेवल तक होगा ही और ये मुझसे एक पल भी नहीं डरता है, इसीलिए बेशक ये मुझे एक पल में मार सकता है। इसके अलावा इसने पूरे कॉन्टिनेंट को लो को सरपास करके अपने आप ही फोर्सफुली ऑक्यूपाई कर लिया है और इसे मेरी भी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इसे अपना मास्टर मानूं। लेकिन चैंग अभी भी हेवनली दाऊ से कहता है कि मैं तुम्हारी जगह को एक बैटरी को प्रेफर करूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो फिर हेवनली दाऊ पीछे मुड़ता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे लिए कुछ तो बोलो, मेरा भी मकसद तुम्हारी तरह ही था, मैं भी यहाँ के लोगों को बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने वो सब कुछ पहले कहा था, मेरी मदद कर दो नहीं ये जालिम मुझे मार देगा। वहीं पे चैंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि चैंग ने अभी तक कई सारे मिरेकल किए थे, वैसे हमारे लिए ये नई बात नहीं है। इसके बाद चैंग का मास्टर आगे बढ़ता है और वो हेवनली दाऊ की साइड लेते हुए कहता है कि हेवनली दाऊ ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। चैंग उसे कहता है कि मुझे अभी भी लगता है कि ये अपनी बातों से पीछे हट सकता है, इसीलिए हम लोग इसे बिना किसी परिणाम के छोड़ नहीं सकते हैं। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के पास आता है और वो चैंग को बताता है कि उसके पास सिर्फ 1300 ही पॉइंट रह गए हैं इतना सब बवाल करने के बाद, और उसने जो लॉन्ग लू को मारा था उसके बदले में उसे 2 रिवॉर्ड मिलने थे, लेकिन वो उनमें से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर सकता है। इसमें से पहला रिवॉर्ड ये था कि जब भी वो कोई गॉड अवतार बनाएगा उसमें प्रोग्रेस बढ़ जाएगी, यानी कि वो जल्दी बनेगा। दूसरा रिवॉर्ड एक टाइटल था जो कि ड्रैगन स्लेयर का था। इस टाइटल की मदद से चैंग जब भी ड्रैगन गॉड क्लैन के खिलाफ फाइट करेगा तो उसे जो डैमेज होगा और जब भी कोई स्पेल उसके ऊपर होगा वो उन सभी को तोड़ देगा, यानी कि डैमेज थोड़ा सा कम पड़ने वाला था टाइटल की वजह से। सिस्टम चैंग को ये भी बता देता है कि ड्रैगन गॉड क्लैन वाले का हेटरेट चैंग के खिलाफ 20% तक बढ़ चुका है और जब भी अपनी पीक स्टेज पे आ जाएगा तब ड्रैगन गॉड क्लैन वाले चैंग का पीछा करने लगेंगे और उसे मरते दम तक हंट करते रहेंगे। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है सिर्फ एक ही रिवॉर्ड ले सकता हूँ, इसीलिए दिमाग चलाना पड़ेगा। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि एक टाइटल उसके ज्यादा काम का नहीं रहेगा जब वो अपनी डोमेन लेवल पे चला जाएगा या फिर वो डोमेन के अंदर होगा, लेकिन जब वो किसी दूसरे गॉड के सामने आ जाएगा तब उसका ये टाइटल किसी काम का नहीं रहेगा जितना कि उसका गॉड क्लोन रहेगा। इसीलिए चैंग वहाँ पे पहले रिवॉर्ड को सिलेक्ट करता है कि जब भी वो गॉड अवतार बनाएगा तब उसकी प्रोग्रेस जल्दी होगी और पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने क्योसो को पहले ही पूरी तरीके से कवर कर लिया है, इसलिए उसे राइट टाइम पे फील्ड की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और उसने मिशन को पहले ही पूरा कर लिया है, इसलिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में फील्ड पॉइंट होने ही चाहिए। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने जो गॉड्स को मारा था और उसने जो लॉन्गलू को मारा था उन सभी की कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है और उसके फील्ड पॉइंट बताए जाने वाले थे, लेकिन चैंग उसी टाइम पे सिस्टम को रोक देता है और उससे कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, जितने भी फील्ड पॉइंट है उन सभी को गॉड क्लोन गॉड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए और एक नए गॉड अवतार को बना दिया जाए जिसका लेवल गॉड लेवल का होगा। इसके बाद सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन उम्मीदें चैंग की बिल्कुल परे थी। सिस्टम चैंग को बताता है कि गॉड अवतार जो जनरेट हुआ है वो सिर्फ 10% तक बना है और उसके पास एक भी फील्ड पॉइंट नहीं बचा है, जिससे चैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सिस्टम से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसपे सिस्टम चैंग को बताता है कि तुमने लॉन्गलू को छोड़ के जितने भी लोगों को मारा था वो सभी गॉड की कॉपी थी, ना कि उनकी असली बॉडी, इसलिए जो रिवॉर्ड तुम्हें मिले हैं वो काफी ज्यादा कम है। अगर चैंग रियल बॉडी को मारता है तो फिर बेशक रिवॉर्ड काफी ज्यादा अच्छे और महंगे वाले होंगे, लेकिन चैंग को अब इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि चैंग जी की लाइफ अब खतरे में नहीं है, बस उसको ज्यादा कुछ काम नहीं करना था और साथ ही में जो भी आर्टिफैक्ट की एबिलिटी थी बस चैंग को वही लेना था और सारा काम खत्म हो चुका है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने पहले ही एशियन कॉन्टिनेंट को अपने कवर में ले लिया है, इसीलिए कियान जब भी यहाँ पे कूदेगी तो फिर चैंग को पता चल जाएगा। इसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि अगर कियान टाइम और स्पेस की गॉडेस अगर यहाँ पे आए तो फिर सिस्टम चैंग को तुरंत इसके बारे में बता दे, जिसके बाद चैंग उसके गर्दन पकड़ कर मरोड़ देगा। जिसके बाद हम लोग कियान को देखते हैं और उसे काफी तेज चैंग के ऊपर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो वहाँ पे पोर्टल को खोलती है और वो जाते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने ये फैसला किया था कि वो चैंग को बख्श देगी और उसे नहीं मारेगी, लेकिन चैंग ने उसके खिलाफ ये जो कांड किया है अब उसे
से चैंग को जिंदा रखने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो पीछे मुड़ती है और ड्रैगन को बता देती है कि लॉन्गलो को मारने वाला चैंग था, इसीलिए वो वहाँ पे जाके चैंग को मारने वाली है और ड्रैगन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें बताया जाता है कि इस ड्रैगन का नाम डियान लिंग है। डियान लिंग कियान से कहता है ठीक है तुम चले जाओ, तुम बेशक उसे मार सकती हो। और वहीं पे डियान लिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बेशक शायद ये लड़की भी लॉन्गलो की मौत के पीछे हो सकती है, लेकिन अभी के लिए इसे जाने देना ही ठीक है और मैं उसी टाइम पे बाकी सारे गॉड्स को इसके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन ये अगर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी तो फिर ये बेशक चैंग को मार देगी, भले ही चाहे चैंग कितना भी शक्तिशाली हो। बेसिकली ये दोनों ही एक दूसरे को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कियान जैसे ही एशियन कॉन्टिनेंट के पास पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि कॉन्टिनेंट पहले से अलग है क्योंकि वो चमक रहा था। लेकिन कियान को इस बात की कौन सी चिंता थी, वो अपनी 10% पावर के साथ ही इस पूरे कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसके बाद वो डायरेक्ट कॉन्टिनेंट के अंदर घुस जाती है और वो जैसे ही डोमेन के अंदर घुसती है तो फिर सिस्टम तुरंत चैंग को बता देता है कि मेहमान आ चुका है और मेहमान नवाजी करने की जरूरत है। इसके बाद कियान डोमेन के अंदर आती है और वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर चैंग से कहती है कि मैं तुम्हें बाद में ये सब एक्सप्लेन करने का मौका दूंगी कि तुमने मुझसे पहले इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कैसे किया, लेकिन अभी के लिए मेरे पैरों में आके गिर के माफी की भीख मांगो तभी मैं तुमको जिंदा छोड़ूंगी। लेकिन उसी टाइम पे चैंग अपना हाथ आके बढ़ाता है और वो कियान को गले से पकड़ लेता है। इसके बाद वो कियान का गला दबाते हुए उससे कहता है ये तो किसी भी एंगल से आर्टिफैक्ट स्पिरिट नहीं लगती है। इसके बाद चैंग उसको उठा के नीचे पटक देता है। वहीं पे कियान को पता भी नहीं चला था कि चैंग ने कब उसके ऊपर हमला किया और उसे फिर से पता नहीं चलता है कि कब चैंग उसकी पीठ के आके ऊपर बैठ चुका है। चैंग उसे कहता है छोटी चोरनी क्या हालचाल है। वहीं पे कियान को काफी तेज गुस्सा आता है कि चैंग उसके ऊपर बैठ कैसे गया और वो उसकी बेइज्जती कैसे कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए चैंग के ऊपर हमला करती है और उससे कहती है कि चैंग कियान को कम मत समझे, वो उसे मसल सकती है। लेकिन कियान इस बात से हैरान हो जाती है कि चैंग के ऊपर उसकी एबिलिटी का कोई भी असर नहीं हुआ। चैंग उसके अटैक को बस एक ही झटके में अपने हाथों से ही ब्लॉक कर लेता है और वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं तो एक गॉड हूँ और एक इमोर्टल मेरे अटैक को इस तरह से सरपास कैसे कर सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई तो झोल है। लेकिन वहीं पे चैंग हंसते हुए उससे कहता है कि इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी डिवाइन एबिलिटी को भी लेने वाला हूँ और मैं उसके ऊपर कब्जा कर लूंगा। कियान चैंग से कहती है कि बेवकूफ न बनो, ये टेक्निक काफी ज्यादा कीमती है और जब तक चैंग कोई गॉड नहीं है तो फिर चैंग इसे कभी भी सीख नहीं सकता है। लेकिन अगले ही पल सिस्टम चैंग को बताता है कि 100% सक्सेसफुली हो चुका है और चैंग आसानी के साथ अब टाइम एंड स्पेस को भी कंट्रोल करके उसकी एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद चैंग कियान को चिढ़ाते हुए कहता है छोटी चोरनी तूने अभी क्या कहा था। इसके बाद चैंग कियान के ऊपर से उठ जाता है और वहाँ पे अपनी एबिलिटी का यूज करता है तो फिर चैंग खुद में ही एक टाइम मशीन बन जाता है और वो फ्यूचर और पास्ट को पूरी तरीके से चेक कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि एशियन कॉन्टिनेंट अब खतरे में नहीं है और फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और उसे किसी भी चीज के डरने की जरूरत नहीं है। चैंग कियान से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे समन किया था, शायद से इसी की वजह से फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, अब तुम मेरे किसी भी काम की नहीं हो। मैं तुम्हें मार दूं या फिर जिंदा रखूं ये तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए तुम्हें मेरे काम का होना ही पड़ेगा। इसके बाद कियान आगे से अजीब सा एक्सप्रेशन बनाते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक बंदा जिसको मैं खुद अपने पास से लेके आए थे वो मेरे ही खिलाफ है, प्लॉटिंग कर रहा है, यानी कि षड्यंत्र रचना। और मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि इसका मौजूद होना किसी सुपर गॉड से कम है। लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों ने एक साथ मचाया हो। लेकिन कियान उसे कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है कि मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हो रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे चैंग जी भागते हुए चैंग के पास आती है और उसे बताती है कि एशियन कॉन्टिनेंट को पूरे गॉड्स के क्लोन ने कवर कर लिया है और वो लोग इसके ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे गॉड्स के क्लोन आ चुके थे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था और ये सभी यहाँ पे चैंग के ऊपर हमला करके उसको मारने और एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने के लिए आए हैं। इसके बाद कियान चैंग के ऊपर हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे लड़ने का क्या ही फायदा है। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है बेवकूफ चोरनी अभी तक गिव अप नहीं किया, क्या मुझे सभी के सामने गॉड बनने की अब एक्टिंग करनी पड़ेगी। इसके बाद कियान चैंग से कहती है कि तुम मेरी ही तरह हो जो कि अपनी अकेले की ताकत के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने इस तरह की फोर्स आ जाती है जो कि पूरी की पूरी गॉड से बनी हो तो फिर हम लोग एक सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाते हैं और हमारी हालत खराब हो जाती है। अब इसका कोई भी फायदा नहीं है कि तुम लड़ सकते हो या नहीं, लेकिन जल्द ही ये पूरा कॉन्टिनेंट गॉड्स अपने आप में डिवाइड कर लेंगे जिसके बाद यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। चैंग उसे कहता है कि मुँह चलाना बंद करो, उन्हें डरना चाहिए, मुझे नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय की कमी है, नहीं तो तुम्हारे इतना मुंह चलाने की वजह से मैं तुम्हें थप्पड़ मार देता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि समय कम है। इसके बाद चैंग उड़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है फाइट करने के लिए। वहीं पे कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि तुमने मुझे हरा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सभी को हरा सकते हो, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुम इतने शक्तिशाली नहीं हो। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि चलो कुछ तो लोग आए और ये कम से कम मेरी फील्ड वैल्यू बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करेंगे। जिसके बाद अगला सीन 30 सेकंड पहले का होता है। हम लोग दो गॉड्स को देखते हैं जिनमें से एक गॉड
गॉड को मारने वाला यानी कि गॉड स्लेयर है और दूसरा ट्री गॉडेस है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों चैंग के बारे में ही बात कर रहे थे और इन्होंने कभी भी चैंग का नाम नहीं सुना था और इन्हें इतना जरूर पता था कि चैंग का जो लेवल है वो डेमी गॉड के बराबर है यानी कि नकली गॉड। लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट को कई सारे गॉड्स के क्लोन ने चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए चैंग के अब घोड़े लगने वाले हैं, ऐसा इन लोगों को लगता है। गॉडेस कहती है कि चैंग ने अपनी रियल बॉडी के साथ इस टाइमलाइन के अंदर आ चुका होगा यानी कि गॉड्स के टेंपल के अंदर, तभी उसने गॉड्स के टेंपल को सरपास करके लैंड के ऊपर कब्जा कर पाया है। गॉड स्लेयर आगे से कहता है कि तुम्हारी बात में दम है, नहीं तो वो कभी भी इस तरह की चीजों को कर ना पाता और वैसे भी इसे क्या फर्क पड़ने वाला है, कई सारे गॉड्स यहाँ पे आ चुके हैं और उसका यहाँ से जिंदा बच के निकल पाना नामुमकिन है। गॉड्स कहते हैं लिटिल स्टार वंडरिंग ऑन यानी कि छोटे से प्लेनेट का एक गॉड, उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है जो कि दूसरे गॉड्स के मुकाबले में यहाँ पे उनसे प्लेनेट के छीनने की कोशिश कर रहा है। गॉड स्लेयर आगे से कहता है कि वो इतना ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद वो अपना हथौड़ा उठाता है और वहाँ पे जितने बाकी बचे कुछ गॉड्स थे वो उन सभी से कहता है कि चलो चल के उसके ऊपर हमला करते हैं और उसको हमेशा के लिए यहाँ पे से मिटा देते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी गॉड्स एक साथ नीचे जाते हैं और चैंग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो सभी जैसे ही डोमेन के अंदर एंटर होते हैं, चैंग तुरंत फुल स्पीड में उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उनके ऊपर हमला करते हुए कहता है मैं क्या नमस्ते वेलकम है। चैंग जी ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पे जोरों थोड़ों से फाइट चल रही थी, धमाके हो रहे थे, इसीलिए उसे चैंग की चिंता होने लगती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर चैंग इसी तरह से फाइट करता रहा तो फिर किसी न किसी टाइम वो कमजोर पड़ेगा ही और उसकी बॉडी इतनी पावर को झेल नहीं पाएगी और चैंग मारा जाएगा। जिसके बाद कियान आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि चैंग बहुत ज्यादा घमंडी है, लेकिन वो इस बात का पश्चाताप दर्दनाक मौत से करेगा। भले ही चैंग गॉड रियलम पे क्यों ना हो, लेकिन वो इतने सारे गॉड्स के सामने नहीं टिक पाएगा और वो आखिर में उनके सामने अपने घुटने टेक देगा और वो मारा जाएगा। इसके बाद चैंग जी आगे बढ़ती है और वो कियान के सामने घुटने टेक से उसे कहती है कि वो चैंग की मदद करे और एशियन कॉन्टिनेंट को बचा ले। कियान आगे से कहती है कि चैंग जी के अंदर शर्म नहीं है, उसने उसका इस्तेमाल किया था पावर को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो मुंह उठा के यहाँ पे चली आए और कियान चैंग की मदद क्यों करे, वो क्यों किसी मॉडल के लिए कितने सारे गॉड्स के सामने अपनी उंगली दिखाए और उनसे लड़ाई करे। चैंग जी आगे से कहती है कि उन्हें मरते दम तक फाइट करने की जरूरत नहीं है, समय के साथ साथ जीवन के बीच में दुश्मन और दोस्त बनाना भी जरूरी होता है, इसीलिए कियान को चैंग की मदद सिर्फ एक दोस्त के नाते करनी है, न कि दुश्मन के नाते। कियान आगे से कहती है कि ये बात सेंस तो बनाती है, लेकिन मैं फिर भी इसके लिए मना करती हूँ। वैसे भी एक ऐसे दोस्त की जरूरत क्या है जो कि तुम्हें खुद मुसीबत के अंदर लेके जाता होगा, और क्योंकि तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा दिल है इसीलिए तुम्हारा अंदर इतना ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। तुम्हारे एशियन कॉन्टिनेंट को कई सारे गॉड्स ने पहले ही ढूंढ लिया है और डिस्कवर कर लिया है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से बच के तो जा नहीं सकते हो, पहले या फिर देर में वो जल्दी इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, जिसके बाद वो इसे अपने फायदे के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद तुम लोग और तुम्हारी पूरी जीवन रेखा यहीं पे खत्म हो जाएगी और तुम लोग मारे जाओगे। कियान चैंग से कहती है कि अगर तुम मुझे शांति के साथ इस प्लेनेट के ऊपर कब्जा करने देते हो तो फिर तुम्हें इन सभी चीजों को सहने की जरूरत नहीं है और तुम लोग शांति से यहाँ पे से चुपचाप खिसक सकते हो, क्योंकि वैसे भी ये सब कुछ उस कमीने चैंग की वजह से हो रहा है। चैंग जी आगे से कहती है चैंग यहाँ पे कई सारे बैटल्स को झेल के और उनके एक्सपीरियंस को सह के आया है, हमें नहीं पता है कि उसके दिल में क्या है, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारी मदद की है, उसने हमसे बिना कुछ पूछे और बिना कुछ जांचे हमारी मदद की और हमारी जिंदगी बचाई है और वो हम सभी का हीरो है, इसीलिए वो हमारा हीरो हुआ और उसका अंत ऐसे इतना दर्दनाक नहीं होना चाहिए। इसके बाद चैंग जी कियान के सामने अपना सर झुका के उसे भीख मांगने लगती है कि वो एशियन कॉन्टिनेंट और चैंग की जिंदगी बचा ले। कियान आगे से कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, जिसके बाद वो चैंग जी के पास जाती है और उसे कहती है कि एक तरीका है, अगर तुम चैंग को मना लेती हो कि वो मेरे नाम पे इस सारे कॉन्टिनेंट की ओनरशिप कर देता है तो फिर बेशक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इस आपदा से बाहर निकलने में। लेकिन उसी टाइम पे चैंग ऊपर का काम खत्म करके नीचे आ जाता है और वो कियान से कहता है कि तुम मुझे किस आपदा से बचाना चाहती हो, और इसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने कई सारे क्लोन्स को मार दिए हैं और उनके रिवॉर्ड को सेट कर दिया जाएगा। इसके बाद सिस्टम कियान से कहता है कि चलो अब तुम्हारी बारी है मरने की, लेकिन कियान अपने ही नशे में थी और वो चैंग से कहती है तुम ऊपर कुछ भी सह नहीं पाए इसीलिए नीचे चले आए हो मुझसे भीख मांगने के लिए, अगर तुम चुपचाप मेरे पैरों के नीचे गिर जाते हो और मुझसे भीख मांगते हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इन सभी मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। चैंग उससे कहता है मैं तुम्हारे पैरों में गिर के भीख मांगू, ऐसा लगता है कि गुस्से की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जरा ऊपर देखो जिसके बाद तुम ये मुंह चला के मुझे दिखाओ। लेकिन जब कियान ऊपर देखती है तब उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जितने भी गॉड्स थे वो सभी गायब हो चुके थे और बस नीचे से राख नीचे गिर रही थी, जिससे कियान के साथ साथ चैंग जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सभी लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गॉड्स यहाँ से चले गए हैं, चैंग अकेला बच गया है, ये तो मिरेकल हुआ, सब कुछ ठीक हो रहा है। खैर कियान को समझ में नहीं आया था कि कुछ सेकंड्स के अंदर ये क्या हो गया है। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है जिसका नाम था टाइम बैक स्टैचू। इसके बाद कियान को दिखाई देता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था। हम लोग देखते हैं कि चैंग उन सभी गॉड्स के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम सभी लोग इतने ही काबिल हो
तो फिर एक साथ हमला करो। जिसके कुछ ही एक ही झटके बाद में हम लोग देखते हैं कि सारे गॉड्स हवा में गायब हो चुके थे। जिसके बाद चैंग वहाँ पे अपना जलवा दिखाता है और वो स्यों स्यों जाके जितने भी गॉड्स थे उन सभी को एक ही झटके में मार देता है और उनकी हड्डियां तोड़ देता है। जिससे कियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग की ताकत सच में इतनी ज्यादा डरावनी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ट्री गॉडेस और गॉड स्लेयर ही बच चुका था। जिसके बाद उन दोनों ने अपनी मेन बॉडी से थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ा ली थी ताकि वो चैंग को अच्छा मजा चखा सके। लेकिन इसके बावजूद कोई भी फायदा नहीं हुआ था। चैंग ने एक झटके में उन दोनों को मसल दिया था और उन्हें मार दिया था। और अटैक बहुत ज्यादा कमीनापन दिखा रहा है कि वो फाइट्स को स्किप करके बस शब्दों में बयां कर रहा है। इसके बाद कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं मैंने किस तरह के मॉन्स्टर को यहाँ पे समन कर लिया है। इसके बाद कियान का अजीब सा मुंह बन जाता है। जिसके बाद वो चैंग को मक्खन लगाते हुए कहती है, बॉस अगर मेरे लायक कुछ भी काम हो तो फिर मुझे जरूर बताना, मैं मुझे मदद करके खुशी होगी। चैंग से कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम तुमसे करवाना है कि यहाँ पे और कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं गॉड्स को अट्रैक्ट कर सकूं और वो यहाँ पे भागते हुए आए मुझसे मारने के लिए। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जितने ज्यादा गॉड्स आएंगे उतनी ज्यादा पावर और उतने ज्यादा फील्ड पॉइंट मुझे मिलेंगे। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये चाहता है कि यहाँ पे और भी गॉड्स आए और यहाँ पे हमला करें। कियान आगे से कहती है कि हाँ यहाँ पे एक तरीका है जिससे वो लोग आ सकते हैं। जिसके बाद हम लोग डियान लिंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन गॉड क्लैन के लीडर से मिलता है जाके, और ये लॉन्गलू का बड़ा भाई है। डियान लिंग उसे बताता है कि यहाँ पे कई सारी अजीब चीजें हो रही हैं। लॉन्गलू अचानक से मारा जा चुका है। टाइम एंड स्पेस के गॉडेस एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करना चाहती है और जिसने लॉन्गलू को मारा है उसका नाम चैंग चैंग है जो कि एक इमॉर्टल है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग हुआ को देखते हैं और ये ड्रैगन गॉड क्लैन का अभी के लिए लीडर है। लॉन्ग हुआ आगे से कहता है कि मैंने सोचा था कि वो कियान होगी जो कि मेरे घटिया भाई को मारेगी, लेकिन असल में वो तो एक पर्सन निकल गया। खैर इससे क्या फर्क पड़ता है, जिसने भी हमारे ड्रैगन गॉड क्लैन को छुआ है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डियान लिंग उसे पूछता है कि उसका प्लान क्या है। जिसपे लॉन्ग हुआ आगे से बताता है कि वो यहाँ पे ड्रैगन किल अरे फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने वाला है और इसका नाम है 10,000 डायरेक्शन डिस्ट्रॉय अरे फॉर्मेशन। डियान लिंग आगे से कहता है कि अगर वो लोग ड्रैगन स्किल को एक बार एक्टिवेट करते हैं तो फिर एशियन कॉन्टिनेंट के साथ साथ आसपास के जितने भी प्लेनेट होंगे वो सभी भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उसके आसपास ऐसे कई सारे इलाके आते हैं जहाँ पे दूसरे गॉड भी राज करते हैं। इसीलिए अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो फिर दूसरे गॉड इस बात से नाराज हो जाएंगे और वो लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आ सकते हैं। इसीलिए डियान लिंग अपने मास्टर से कहता है कि उसे एक और बार सोच लेना चाहिए। इस पे लॉन्ग हो आगे से कहता है कि बड़ा भाई यहाँ पे नहीं है, इसीलिए आगे जो कुछ भी करना है वो मुझे करना है। इसीलिए जिनके पास भी ताकत नहीं है वो सिर्फ चीटियां हैं और चीटियां हमेशा पैरों तले रोंग दी जाती हैं, इसीलिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। जिसके बाद हम लोग इधर कियान को देखते हैं और चैंग उसे इस बात के लिए धमका रहा था कि अगर कियान ने यहाँ पे दूसरे गॉड्स को नहीं बुलाया तो फिर चैंग उसे तुरंत ही मार देगा। खैर कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे चैंग से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक छोटा सा क्लोन है, लेकिन इस क्लोन ने कियान की आधी से ज्यादा डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए अभी के लिए उसे चैंग के सभी ऑर्डर्स को सुनना पड़ेगा, नहीं तो चैंग उसे मार देगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कियान बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो वहाँ पे एक गॉड को बुला लेती है जिसका नाम यूसन एम्परर था। यूसन कियान से कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे मैसेज भेज के ये कहने के लिए बुलाया है कि तुम मुझे ये प्लेनेट देने वाली हो। इसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी दी जाती है कि कियान यहाँ पे गॉड्स को कैसे बुला रही है। तो बेसिकली द हेवनली गॉड रिवर एम्परर, द गार्ड कीपर ऑफ द मिडिल रैंकिंग हेवनली गॉड्स। अगर तुम एक वंडरिंग स्टार गॉड हो जिसके पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और तुम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो जैसे कि अभी चाहेंगे, तो फिर उसे किसी अच्छे गॉड या फिर गॉड क्लैन के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस एरा टाइम एंड स्पेस के अंदर चैंगजे को ज्यादा टाइम नहीं लगा किसी ऐसे बंदे को बुला के यहाँ पे मदद मांगने के कि वो उसके साथ अपने प्लेनेट को शेयर करना चाहती है। इसीलिए इंटरमीडिएट के जितने भी गॉड्स होंगे वो सभी भागते हुए चैंगजे के पास आ जाएंगे ताकि वो चैंगजे के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सके इस प्लेनेट को शेयर करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि यूसन एम्परर आगे से हंसते हुए कहता है, तो तुम सच में मेरे साथ इसको बांटने वाली हो, तुम तो काफी ज्यादा दयालु हो। लेकिन उसी टाइम में वहाँ पे चैंग चुटकी बजाता है और एक ही झटके में उसे मार देता है और चैंग कियान से कहता है कि फिर से बुला लो। जहाँ पे कियान अपने मन के अंदर सोचती है द एरा ऑफ टाइम एंड स्पेस इज कम्प्लीटली फक्ड अप। जिसके बाद हम लोग यूसन एम्परर की रियल बॉडी को देखते हैं जो कि भाई कियान से एकदम सत्ते में आ चुका था और वो फैसला कर चुका था कि अगली बार अगर उसे कियान यहीं कहीं दिख गए तो फिर वो कियान की हड्डी पसली तोड़ देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग को ऐसा यकीन हुआ था कि अगर वो इस तरह के गॉड्स को मार रहा है तो फिर उसका जो क्लोन बन रहा है गॉड लेवल का वो थोड़ा सा बेहतरीन होगा, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि सिर्फ 1% आगे बढ़ा है। इससे चैंग को यकीन नहीं होता है कि ये गॉड्स की कॉपी इतनी ज्यादा सस्ती है कि ये बढ़ा ही नहीं पा रही है। इसके बाद वो कियान के पास जाता है और कियान से कहता है कि एक और को बुलाओ। वहीं पे कियान आगे से कहती है कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त नहीं है कि मैं यहाँ पे ज्यादा लोगों को बुला सकूं। इसके बाद हम लोग 1 स्टार गॉडेस को देखते हैं जिनमें से पहली का नाम रूलन होता है और दूसरे का नाम रूचा होता है और कियान ने यहाँ पे
मैसेज भेज के इन लोगों को ये बताया है कि उसके पास एक बहुत अच्छा खजाना मिला है। इसीलिए कियान इन दोनों को वो दिखाना चाहती है, इसीलिए ये दोनों खुशी खुशी चैंग के पास चली जाती हैं। वहीं पे कियान हंसते हुए चैंग से कहती है कि मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं, इसीलिए इनका ख्याल अच्छे से रखना। इसके बाद चैंग चुटकी बजाता है और दोनों बहनों को एक ही झटके में मार देता है। इसके बाद हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जो कि आपस में रोते हुए कहती हैं कि सिस्टर कियान ने हमें धोखा दिया है, इसीलिए हम लोग उनके साथ कट्टी कर लेंगे और उनसे कोई भी बात नहीं करेंगे। इससे बेचारी कियान की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही थी और उसके जितने भी रिलेशनशिप अभी तक बने थे वो सभी तबाह होते हुए जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कमीने चैंग की वजह से। और वहीं पे चैंग उसे कहता है कि और बुलाओ नहीं तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। जिससे कियान अपना चेहरा छुपा लेती है और वो रोते हुए कहती है कि मुझे इस डोमेन गॉड से बाहर निकलना है। लेकिन चैंग कियान के ऊपर दया नहीं खाता है और उससे कहता है कि आंसू क्यों बहा रही हो, गॉड्स को बुलाओ, अगर ऐसा नहीं करती हो तो तुम मेरे लिए बेकार हो। इस पे कियान आगे से रोते हुए कहती है कि थोड़ी सी तो दया दिखाओ, सलाम हेवेंस के गॉड है, कोई कुत्ते थोड़ी नहीं। और वो सभी लोग उन दोनों को इस तरह से खेलते हुए हैरान हो जाते हैं। इसके बाद चैंग का मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हेवनली गॉड्स को इस तरह से एक कुत्ते की तरह मरते हुए देखागा। और उसने ये भी नहीं सोचा था कि चैंग की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि वो लोग कभी सोच ही नहीं पाएंगे और उसको माप नहीं पाएंगे। जिसके बाद उसे इस बात के बारे में खुशी होने लगती है कि फ्यूचर में जाके वो चैंग का मास्टर बनने वाला है, इसीलिए वो खुशी के मारे फूला नहीं समा पा रहा था। जिसके बाद हम लोग ड्रैगन टेम्पल को देखते हैं और वो सभी लोग अपनी तैयारी कर चुके थे और उन्होंने फॉर्मेशन को रेडी कर लिया था। डियानिंग लोंगवा को बताता है कि एक एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर अजीब सी डिवाइन पावर देखी गई है और सूत्रों की वजह से ये पता चलता है कि ये चेंग चैन है, शायद से वही अपनी रियल फॉर्म में आने वाला है। लेकिन लोंगवा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चैंग अपनी रियल बॉडी में रहे या फिर क्लोन में, वो अपने बड़े भाई का बदला लेके रहेगा। जिसके बाद वो कहता है कि शुरू कर दो। हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन किल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और वो शूट करने के लिए रेडी ही थी। कियान को जैसे ही ये सब कुछ महसूस होता है तो फिर उसके चेहरे के ऊपर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है। उन सभी लोगों को भी दिखाई देता है कि उनके ऊपर ड्रैगन किल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है और उन सभी लोगों को चिंता होने लगती है। कियान चैंग से कहती है कि चैंग को इसके बारे में जरूर पता होगा कि ये ग्रेटेस्ट मैजिशियन स्किल है और ये एक ही बार में कई सारे लोगों को मार सकती है और ये एक ही बार में कई सारे प्लैनेट्स को भी तबाह कर सकती है। कियान चैंग को बताती है कि ड्रैगन क्लॉड वाले इस फॉर्मेशन के साथ कई सारे प्लैनेट्स को जीत चुके हैं क्योंकि गॉड्स के पास इसके खिलाफ जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है और इसको कोई भी चीज ब्रेक नहीं कर पाती है। ये फॉर्मेशन अनब्रेकेबल है। चैंग से पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? कियान बताती है कि इस फॉर्मेशन के अंडर के अंदर जो कुछ भी चीजें आती हैं वो सभी लोग अपना फंक्शन खो देती हैं, इसीलिए गॉड्स भी अपनी डिवाइन पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो सभी लोग अकेले ही लड़ते हैं, इसीलिए उनके पास बस एक ही मौका बचता है कि वो लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग सकें। बाकी सभी लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गॉड्स उनके ऊपर हमला करने वाले हैं और ये हमला बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने वाला है, तो फिर वो लोग अपनी जान बचा के कैसे भागेंगे। उसी टाइम पे हम लोग कियान को देखते हैं और उसके चेहरे के ऊपर फिर से गंदी मुस्कान आ जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि वो चैंग के घबराए हुए और डरे हुए चेहरे को देखना तो चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास यही मौका है कि वो अभी के अभी चैंग से अलग होकर अपनी जिंदगी बचा के यहाँ से भाग सकती है। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा मदद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन उसी टाइम पे कियान को ऐसा महसूस होता है कि उसकी सारी डिवाइन पावर पहले ही जा चुकी है, लेकिन फॉर्मेशन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई थी, इसीलिए कोई भी कियान की डिवाइन पावर को इतनी आसानी से साथ पूरी तरीके से गायब नहीं कर सकता है। उसी टाइम पे चैंग कियान की तरफ देखता है और वो उससे कहता है, कियान तुम सच में एक डॉग की तरह हो जो कभी भी अपनी पूंछ सीधे नहीं कर पाती है। क्या तुम्हें लगा कि हम लोग बेवकूफ हैं और तुम चुपके चुपके हमारी लोकेशन को ड्रैगन गॉड क्लैन वालों को भेजती रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो कियान के बालों को खींचते हुए उससे कहता है, तुमने सोचा कि तुम अगर ड्रैगन गॉड क्लैन वालों को मेरे बारे में बताओगे तो फिर वो सभी लोग यहाँ पे हमला कर देंगे। इसके बाद तुम्हें एक मौका मिल जाएगा और तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग सकोगी। तुमने यही प्लानिंग की थी ना? इस पे कियान आगे से कहती है, चैन चैन मुझे जाने दो, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें तो कहा था कि मैं यहाँ पे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा गॉड्स को बुलाऊं, तो फिर मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है और तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। और अब ताकतवर गॉड यहाँ पे आने वाला है तो फिर तुम्हें डर लग रहा है क्या? और वही भी कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं तो तुम्हें नहीं हरा सकती हूँ, लेकिन ड्रैगन गॉड क्लैन तुम्हारे लिए पक्का एक मेडिसिन की तरह होगा जो कि तुम्हें आराम से साफ कर देगा। लेकिन चैंग कियान से कहता है कि मैं उनसे डर गया, ये तो भूल ही जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं उन सभी को एक ही बार में मार दूं। ईमानदारी से मुझे चिंता हो रही थी कि तुम इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हो कि तुम पावरफुल गॉड्स को यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाओगी, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतने काम की निकलोगी। तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे उन सभी को मार पीट के बराबर कर देता हूँ और उनकी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो लोग इस लैंड के ऊपर दोबारा अपनी आग उठा के भी देख पाएंगे। इसके बाद चैंग वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो एक ही बार में बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करता है जिससे पूरा इलाका हिलने लगता है और ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा पावर जाती है। कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि इसके ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता है क्योंकि चैंग ने पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर एक बैरियर लगा दिया था जो भी किसी भी चीज को इग्नोर कर सकता है और उससे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिसके बाद वो लोग
लोग उस फॉर्मेशन को शूट करते हैं और फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जैसा कि चैंग ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था और बैरियर लगा हुआ था, इसीलिए वो लोग कॉन्टिनेंट का कुछ भी उखाड़ नहीं पाते हैं और वो पावर उसको छूते हुए पार निकल जाती है। वहीं पे चैंग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बैरियर को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वो जो फॉर्मेशन से एनर्जी डायरेक्ट सीधा लैंड के ऊपर गिर रही थी, चैंग उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होकर चैंग के फील्ड पॉइंट के अंदर बदल जाती है। चैंग पावर को एब्जॉर्ब करते हुए कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं खून बहाने की जगह पे इस तरह से पावर को एब्जॉर्ब करते जाऊं, ये इतना बुरा भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग चैंगजी को देखते हैं और उसके पसीने छूटने लगे थे। वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे एक बैरियर हो, इसके बाद ये बंदा डायरेक्टली डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब कर रहा हो, वो भी ऐसे फॉर्मेशन से जो कि गॉड को भी मार सकती है। यहाँ तक कि इतनी ग्रेट फॉर्मेशन भी उसे छूने में नाकाम रही। आखिर ये मॉन्स्टर है क्या ये सच में कोई दानव है या फिर कोई इमॉर्टल है? हम लोग देखते हैं कि होंगहुआ भी उस बैरियर को देख रहा था और उसे ये कुछ ज्यादा खास नहीं लगती है। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जरा फॉर्मेशन की पावर को बढ़ा दिया जाए और मैक्सिमाइज लेवल पे इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद वो सभी लोग फॉर्मेशन की ताकत को बढ़ा देते हैं और फॉर्मेशन और भी ज्यादा ताकत से कॉन्टिनेंट के ऊपर अपनी लेजर बीम को शूट करती है। हम लोग देखते हैं कि चैंग उन सभी चीजों को देख के काफी खुश होता है और कहता है वाह, पार्टी तो शुरू हो गई है। इसके बाद चैंग भी वहाँ पे और ज्यादा पावर को रिलीज करता है और वो पूरी फोर्स वाली बीम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे होंगहुआ के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि साला यहाँ पे चल क्या रहा है, ये कोई एलिमेंट्री गॉड लेवल का बंदा ये कर भी सकता है। द ड्रैगन गॉड स्किल ने अपनी पूरी ताकत से वहाँ पे एक लेजर बीम फेंकी है, लेकिन यहाँ तक कि एक सिंगल प्लेनेट के ऊपर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। एशियन कॉन्टिनेंट को एक तक खरोच नहीं आए, लेकिन वो लोग उसी पावर का उल्टा हमारे ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं काउंटर अटैक करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि चैंग सिस्टम से कहता है सिस्टम अच्छे से देखो और फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करो अपोनेंट को मारने के लिए, और हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसने जितनी भी पावर अभी तक एब्जॉर्ब करी थी वो उन सभी को बैरियर को एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल करने लगता है और बैरियर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बैरियर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो 1000 टाइम्स यानी 1000 बार भी ज्यादा बढ़ चुका था, और वो बैरियर इतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है कि वो जो उनकी किलिंग अरे थी यानी कि फॉर्मेशन वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है बैरियर के बढ़ने की वजह से, और उनकी पूरी फॉर्मेशन चकनाचूर हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि चैंग जैसे ही ये करिश्मा करके दिखाता है तो वो सभी लोग डर के मारे कांप जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि 10 डायरेक्शन डिस्ट्रॉय फॉर अरे फॉर्मेशन एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई, मैं इसे झेल नहीं सकता हूँ। और जितने भी लोग उसे कंट्रोल कर रहे थे उन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। होंगहुआ अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि कोई गॉड लेवल अरे फॉर्मेशन को यूं चुटकियों में तोड़ देगा। वहीं पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि आसानी के साथ वहाँ पे खड़ा था और सभी लोग उसे इनविंसिबल समझ रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डियान लिंग सीधा होंगहुआ के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो लोग अब क्या करेंगे। जिसपे होंगहुआ आगे से कहता है कि वो लोग अभी के अभी इस क्लैन को छोड़ के यहाँ से निकल रहे हैं और दूर निकल जाएंगे। होंगहुआ वहाँ से जाते हुए कहता है कि उसे ऐसे टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करना है जिनका लेवल फ्रूटफुल लेवल से कम होगा और बाकी हर किसी चीज को अवॉइड करना है, और जो कोई भी इन ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करेगा उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। इसके बाद होंगहुआ वहाँ से जाने लगता है। डियान लिंग उससे कहता है कि उसने तो अभी ये कहा था कि वो सभी लोगों को क्रश कर देगा। इस पे होंगहुआ अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने एलिमेंट्री गॉड्स के बारे में कहा था, लेकिन किसे पता है कि उस प्लेनेट के ऊपर कितना हाई लेवल का गॉड बैठा हुआ है जो कि उन्हें चिट्टियों की तरह मसल सकता है, क्योंकि होंगहुआ खुद भी अभी सिर्फ मिड लेवल के गॉड पे है, यानी कि वो चैंग के बराबर तक नहीं है। और लोंगलू ने एक बेवकूफी की थी जो उसने हाई लेवल के गॉड के साथ पंगा कर लिया, इसीलिए वो इतनी दर्दनाक मौत मारा गया। लेकिन अगर होंगहुआ अपने लोगों के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है तो फिर इसके बच्चे यानी कि डिसाइपल्स वो सभी लोग घायल हो जाएंगे, यहाँ तक कि इनका पूरा गॉड क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है और कोई भी नहीं बचेगा, और शायद से उस चीज में रिकवर होने के लिए इन्हें 1000 साल भी लग सकते हैं। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि चैंग चेन तुम कुछ ज्यादा ही बेहतरीन हो और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में हम दोनों लड़ाई के मैदान में एक दूसरे को जरूर देखेंगे। इसके बाद चैंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि सारा काम खत्म हो चुका है, अब वापस जाने का टाइम आ चुका। लेकिन उसी टाइम पे गुआंग और चैंग का मास्टर दोनों आगे बढ़ते हैं और वो एक बार करके चैंग को ऊपर उठाने लगते हैं और उसे चेयर करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग चैंग से कहते हैं कि अगर चैंग चला जाएगा तो फिर उन्हें नहीं पता है कि वो लोग क्या करेंगे। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि तुमने अकेले ही पूरे क्योसो की रक्षा की थी, इसीलिए मैं तुम्हारा थोड़ा सा बोझ ले रहा हूँ, बाकी फ्यूचर में तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है, यही काम तुम्हारा है। वहीं पे कियान साइड में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि चैंग इतनी आसानी के साथ जीत जाएगा। कियान सोचती है कि अगर वो चैंग के साथ टीम अप कर लेती है तो फिर उसे जितनी बेइज्जती पहले सहनी पड़ती थी उसे अब इतनी सहनी नहीं पड़ेगी। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहती है कि चैंग को नीचे उतार दो, ये बहुत ज्यादा रूड है। जिससे वो सभी लोग कियान से डर जाते हैं और वो चैंग को पकड़ना भूल जाते हैं, जिससे चैंग नीचे जाके जमीन पे गिरता है और उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता
है क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसके बाद कियान आगे बढ़ती है और वो चैंग की चिंता दिखाते हुए पूछती है, चैंग तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सभी लोग बेवकूफ है, मैं इन्हें बाद में ध्यान दिला दूंगी, इन्हें तुम्हें मेरे साथ पेश आना है। चैंग उसे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। इस पे कियान आगे से कहती है, चैंग क्या मैं तुम्हारे दिल में इतनी ज्यादा बुरी हूँ और मैं तुम्हारे सामने बुरा बनने का कैसे बर्ताव कर सकती हूँ। तुम्हारी ताकत तो सभी कैरेक्टर्स को पार करके चली गई है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही कहाँ है। चैंग कियान के इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन को देख के काफी हैरान होता है और उससे कहता है कि अगर कियान को कुछ चाहिए तो फिर उसे लाइन में लगना पड़ेगा। इससे कियान को गुस्सा आता है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर हम दोनों लड़े तो फिर मैं पक्का तुम्हें मार दूंगी। खैर इसके बाद कियान चैंग को पकड़ती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे बहुत कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरे साथ चलो। लेकिन चैंग चैंगजी को भी अपने साथ लाना चाहता था, तो फिर कियान उसे कहती है कि उसका हमारे बीच में कोई भी काम नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन चैंग इसके बावजूद चैंगजी को अपने साथ ले आता है। इस पे कियान उसे पूछती है कि तुम इसे अपने साथ क्यों लेके आए हो। तो फिर चैंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग प्यारे प्यारे लव बर्ड्स हैं, इसलिए हम लोग लोगों से मिल सकते हैं जब चाहे जरूरी बात भी कर रहे हो। वैसे कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि तो बहुत कमीना है। कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि वो चैंग के सामने अपना सर झुका के उसे माफी मांगने वाली थी, लेकिन वो किसी लोअर वर्ल्ड के बेवकूफ लोगों के सामने ऐसा तो नहीं कर सकती है। लेकिन हम लोग चैंगजी को देखते हैं और उसे घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे चल क्या रहा है और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे कहना क्या है। लेकिन चैंगजी को अंदाजा लग जाता है कि कियान यहाँ पे चैंग के सामने सरेंडर करना चाहती है, क्योंकि उसने चैंग की वजह से कई सारे गॉड्स को अपने दुश्मन बना लिया है और अपनी पॉपुलैरिटी भी ऊपर के वर्ल्ड में खो दी है। हालांकि कियान पूरी तरीके से कमीनी और बिल्कुल बेहया है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो बाहर निकलती है तो फिर कई सारे गॉड्स उसे मार देंगे और उसके पास भागने तक का मौका नहीं होगा। और इसके अलावा ड्रैगन गॉड क्लैन उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा और वो लोग उसे मार के ही रहेंगे। इसीलिए अगर कियान को प्रोटेक्शन चाहिए तो फिर उसे चैंग के पास ही रहना पड़ेगा ताकि वो खुद की जिंदगी बचा सके। इसके बाद कियान चैंग से कहती है कि तुम उसे यहाँ पे बेफालतू में ले आए हो, उसका यहाँ पे आना कोई भी काम का नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और वो कियान को डराते हुए कहता है कि चैंग से मेरी एजेंट है, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो फिर तुम्हें उसकी हर एक बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो हमारे साथ काम को भूल जाओ। इससे कियान काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अभी ये लड़की मेरे सामने भीख मांग रही थी अपना सर झुका के, लेकिन हालात कितने ज्यादा बदल चुके हैं, अब मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। और कियान को पक्का यकीन था कि चैंग ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। इसके बाद कियान आगे बढ़ती है और वो चैंगजी के कंधे के ऊपर हाथ रखती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती है और आगे बस इतना ही कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं यहाँ से चैंग के साथ एक फेवर मांगने के लिए आई थी, लेकिन उसके आ जाने की वजह से सब कुछ बेकार हो गया है। चैंग कियान की बातों को ट्रांसलेट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे चैंग के साथ फाइट करने के लिए आई थी, लेकिन तुम यहाँ पे आ चुकी हो, इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ ताकि मैं चैंग के साथ एक अच्छी सी लड़ाई लड़ सकूं और वॉर को शुरू कर सकूं। कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि तुम ये कैसे ट्रांसलेशन कर रहे हो, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहती हूँ। इसके बाद कियान आगे बढ़ लेती है और वो चैंगजी से कहती है कि अगर हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो फिर ये ठीक रहेगा। ऐसे चैंगजी को एक लेसन मिल जाता है कि हर कोई भीख मांगने का एक सोल्यूशन नहीं होता है, कि जब चाहे तब किसी के सामने सर झुका के उससे भीख मांगो तो समस्या सॉल्व नहीं होती है। इसके बाद चैंगजी चैंग की तरफ देखती है तो वो हाथ से इशारा कर देता है, यानी कि चैंगजी उसकी बात मान चुकी है। कियान अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं समझ गई हूँ, तुम इस लड़की को मेरा इस्तेमाल करके ये सिखाना चाहते हो कि हर समस्या का हल माफी मांगे और भीख मांगने से नहीं निकलता है। ठीक है, मैं इन सभी चीजों को याद रखूंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ से जाने के लिए रेडी हो चुका था। चैंगजी उसे बताती है कि हांजी नहीं आई है, क्या वो थोड़ी देर और नहीं रुक सकता है। चैंग कहता है कि अब उसे जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके दोस्त बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और वो बौखला जाएंगे। इसके बाद चैंग जाने से पहले चैंगजी को एक और बात बता के जाता है। चैंग वहाँ पे टाइम एंड स्पेस की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और टाइम ट्रेवल को यूज करता है। सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि चैंग टाइम एंड स्पेस की एबिलिटी को कैसे यूज कर पा रहा है। और वहीं भी पीछे पे कियान चैंग को गाली देते हुए कहती है कि तेरी वजह से मैं गॉड नहीं रह गई, अब एक इमॉर्टल रह गई हूँ। तुमने मेरी एबिलिटी को चुरा लिया जो मैं लाखों सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रही थी और मैंने सारी जिंदगी लगा दी। अब मेरे टाइम और गॉड स्पेस के रहने का फायदा ही क्या है जब मैं इस काम की ही नहीं हूँ। हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और अपने क्लॉक के अंदर उस पूरी एबिलिटी को ट्रांसफर कर देता है। दरअसल चैंग चैंगजी को कुछ देके जाना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर चैंग ने इस क्लॉक के अंदर अपनी एबिलिटी को डाल दिया है। इसीलिए चैंगजी टाइम एंड स्पेस को अब इसकी मदद से इस्तेमाल कर सकती है और ये आर्टिफैक्ट्स के मुकाबले में और भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। चैंग उसे बताता है कि उसने इफेक्ट को पहले ही हटा दिया है, इसीलिए चैंगजी का इसका इस्तेमाल काफी अच्छे से करना होगा और साथ ही में वो आसपास के प्लेनेट के ऊपर इसका इस्तेमाल करके कब्जा भी कर सकती है। चैंगजी आगे बढ़ती है और वो चैंग को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि 10 लाख साल बाद वो लोग फिर से मिलेंगे। इस पे चैंग आगे से अपना सर हिला देता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब चैंग वापस फ्यूचर में जा रहा था तब कियान भी उसी के साथ आ रही थी और वो चैंग से कहती है क्या मैं किसी ऐसे से नहीं मिल सकती हूँ जो मुझे भी प्यार करे और मुझे प्रोटेक्शन दे। कियान उसे कहती है कि चैंगजी ने इसके लिए हाँ तो कह दी है, इसीलिए चैंग अभी वैसे ही वापस नहीं जा सकता है। चैंग उसे कहता है कि मैंने हाँ नहीं कहा था तो फिर तुम किस बात को लेके खुश हो रही हो। कियान उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने वहाँ पे क्या किया है, इसलिए तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और तुम्हारी वजह से मैं गॉड
हॉट डोमेन के अंदर जिंदा नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। चैंग उसे कहता है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मैं कई सारे गॉड्स के साथ दुश्मनी मोल ले लूंगा और मैं तब क्या करूंगा अगर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुए, मैं तुम्हारे चक्कर में मारा जा सकता हूँ। इस पे कियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम्हें तो ये सब कुछ कांड किए हैं। चैंग उसे कहता है कि एक चीज मैं कर सकता हूँ और वो उसके कालों को खींचते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे डैडी कहती हो तो फिर मैं शायद अग्री कर सकता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। जिस पे कियान आगे से एफ वर्ड का इस्तेमाल करती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर चैंग उसके साथ मदद नहीं करेगा तो फिर वो यहाँ से जा रही है और लंबे टाइम के बाद अगर वो शक्तिशाली हो जाती है तो फिर वो चैंग से बदला लेगी। चैंग उसे कहता है कि ऐसे मत जाओ, अगर लाइन में लगी रहती हो, गिव अप नहीं करती हो तो फिर मैं शायद हाँ कह दूंगा। तो फिर कियान चैंग से पूछती है तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन चैंग आगे से कहता है नहीं, जिससे उसे और तेज गुस्सा आता है। जिसके बाद वो फिर से वहाँ से जाने लगती है तो चैंग उसे कहता है रुको तो सही, ऐसा भी हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कियान उसे कहती है तो फिर तुमने जो अभी कहा क्या वो झूठ था? चैंग उसे कहता है नहीं। इसके बाद वो फिर से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि वो चैंग को जिंदगी भर नहीं भूलेगी और उसे अगर छोटा सा भी मौका मिला तो फिर वो चैंग से बदला ले लेगी। इसके बाद कियान वहाँ से चुपचाप खिसक लेती है। सिस्टम चैंग के पास आता है और उसे बताता है कि बॉस आप अभी तक जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मुझे तो लगा था कि आप मर जाएंगे। और सिस्टम चैंग से ये भी पूछता है कि वो कियान को अच्छे से ट्रीट क्यों नहीं करता है और उसके साथ काम क्यों नहीं करता है। इतना सिस्टम को पता है फ्यूचर में जाके कियान एक बहुत ताकतवर गॉड बनने वाली है, इसीलिए अगर चैंग उसे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता है तो फिर ये चैंग के लिए ही फायदेमंद होगा। चैंग कहता है कि कियान को सपोर्ट करने का अभी सही टाइम नहीं है और वैसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कियान चैंग के सामने सरेंडर करेगी भी या नहीं करेगी। और वैसे भी उन लोगों ने अभी पास्ट के अंदर जितने भी कांड किए हैं इस वजह से उन्हें फ्यूचर में कई सारी मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए मदद की जगह पे अगर दुश्मनी को याद रखा जाए तो फिर ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और वो दोनों फ्यूचर में दोबारा मिल भी सकते हैं। सिस्टम चैंग से कहता है कि होस्ट इस तरह से दिमाग चलाना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको अच्छी अच्छी लड़कियों को रिक्रूट करके उनके साथ अच्छी जिंदगी बिताना चाहिए, यही तो आपकी लाइफ की पहली प्रायोरिटी है। चैंग से कहता है कि ऐसी बातें करना बकवास करो, हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं और इसके अलावा अगर तुम्हें ऐसी ही बातें करनी है तो फिर मुझे हाई लेवल के मिशंस दो ताकि मैं फील्ड पॉइंट को फिर से इकट्ठा कर सकूं, मेरे पास कोई भी फील्ड पॉइंट नहीं है। इसके बाद चैंग फ्यूचर में जाते हुए सिस्टम से कहता है कि और हाँ जाने से पहले एशियन कॉन्टिनेंट के साथ कुछ करके जाओ। इसके बाद अगला सीन एशियन कॉन्टिनेंट का होता है। हम लोग देखते हैं कि हांजी वहाँ पे जैसे ही आती है तो फिर वो चैंग को इधर उधर ढूंढने लगती है। चैंग सी आगे बढ़ती है और अपनी बहन के कंधे के ऊपर हाथ रखती है, लेकिन हांजी उसका हाथ छुड़ा के इधर उधर चैंग को फिर से ढूंढने लगती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हेवनली दाव की नजर मरे हुए लोगों के ऊपर पड़ती है तो फिर मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगते हैं। तो बेसिकली सिस्टम ने सिस्टम के फंक्शन का इस्तेमाल किया है जो कि होता है लाइफ एंड डेथ कंट्रोल, जिसकी मदद से चैंग मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। इसके बाद चैंग इसी तरह से सभी लोगों को जिंदा कर देता है और जब चैंग पीछे मुड़ के देखती है तब जिंगडे उसके मास्टर सही सलामत खड़ी थी। जिंगडे चैंग को बताती है कि चैंग उनके मनों के अंदर आया है और जिसके बाद उसने उन सभी लोगों को रिजरेक्ट करके फिर से जिंदा कर दिया। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ती है और वो जिंगडे को गले लगा के रोने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने चैंग का क्लोक पहना था और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगले 10,00,000 साल बाद वो फिर से चैंग से मिलेगी, जिसके बाद वो उसे अपनी ग्रेट काइंडनेस का रीपे करेगी जो चैंग ने उन्हें इतनी ज्यादा मदद की है। जिसके बाद अगला सीन 10,00,000 साल का होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैंग एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर सारे कामों को खत्म कर देता है और जितने भी लोग लड़ाई के दौरान मारे गए थे चैंग जाते समय उन सभी को भी जिंदा कर देता है। चैंग अपनी मास्टर से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो लाखों साल बाद चैंग को उसकी काइंडनेस का रीपेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर आ जाता है और लाखों साल बीत जाते हैं और हाँ अब क्योसो लाइन का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यानी कि हमने पहले देखा था कि लाइन के ऊपर हमला हो रहा था, हेवनली डीमंस उनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन पास्ट में चैंग ने जो हांजी के साथ कांड किए थे उस वजह से कोई भी सिचुएशन ऐसे नहीं है। अब डिमंस, इमोर्टल्स और ह्यूमंस वो सभी एक साथ क्योसो लाइन के ऊपर रह रहे हैं और अच्छे से एक साथ काम कर रहे हैं। हालांकि उनके बीच में स्टेटस को लेके अभी भी लड़ाई और दंगे होते रहते हैं। जिसके बाद हम लोग क्योसो की मेडिसिन स्पिरिट वैली को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग मेडिसिन और हर्ब्स को इकट्ठा कर रहे थे। दरअसल पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर चैंग की ये बात फैली हुई है कि जो जुआन चू है वो चैंग की वाइफ है, इसीलिए सभी लोग अलग अलग तरह की मेडिसिन, हर्ब्स और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे थे उसको जगाने के लिए। और इन लोगों को ये बात सारी फ्रेगमेंट सेक्ट वालों ने फैलाए थे, यानी कि जुआनचो के सेक्ट वालों ने, कि जो कोई भी इंसान चैंग की वाइफ यानी जुआनचो को उठने में मदद करेगा चैंग उसे बहुत ज्यादा पैसे और रिवॉर्ड देगा। इसीलिए वो सभी लोग आपस में ही लड़ रहे थे कि कौन चैंग की मदद करेगा उसकी वाइफ को उठाने के लिए। उसी टाइम पे हम लोग लिंग को देखते हैं और इतने टाइम बाद इसे देख के खुशी हुई। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये सभी लोग पहले ही उस लड़की को मास्टर की वाइफ समझने लगे हैं, क्या मास्टर ने सच में उसके साथ शादी कर ली है। इसके बाद लिंग चिल्लाते हुए कहती है, कौन है साला जो इस तरह के रूमर्स यानी
की अफवाहों को फैला रहा है। हांग उसे बताती है कि उसे हाल ही में पता चला है कि फ्रेगमेंट सेक्ट वाले ये सब काम कर रहे हैं ताकि वो लोग जुआनचू का फायदा उठा के अपने सेक्ट को फेमस कर सके। और यही नहीं, उन लोगों ने तो एग्जीबिशन भी रखा था जहाँ पे उन लोगों ने उस तकिए को एग्जीबिशन पे लगाया था जिसके ऊपर चैंग सोया था और लोगों ने काफी लंबी बोली लगाई थी उसे खरीदने के लिए। और उन लोगों ने ये सभी कान करके कई सारे हजारों सेक्ट को पीछे छोड़ दिया है और वो लोग नंबर 1 के सेक्ट बन चुके हैं और उनसे उन्हें कई ज्यादा फायदा होगा। भाई आगे से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर लोग ही उन्हें पति पत्नी बना देंगे, भले ही चाहे वो लोग ऑफिशियल ना हो। इसीलिए लिंग को चिंता होने लगती है कि अगर वो दोनों लीगली वाइफ एंड हस्बैंड बन गए तो फिर इन लोगों के पास कोई भी मौका नहीं बचेगा कि ये लोग चैंग के साथ मस्ती कर पाएंगे। इसीलिए बेचारी वो दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और शर्माते हुए सोचती है कि उन्हें कोई ना कोई तरीका ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा। जिसके बाद लिंग पीछे घूमती है और उन दोनों से कहती है कि अगर वो लोग हस्बैंड और वाइफ बन गए तो फिर वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे और तुम लोग बेशक नहीं चाहोगे कि हमें यहाँ से लात मार के बाहर निकाला जाए। जिसपे वो दोनों बेचारी अपनी हाँ में सर हिलाती हैं और कर भी क्या सकती हैं। इसके बाद लिंग मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके पास एक अच्छा तरीका है, इसीलिए वो लोग सबसे पहले मास्टर से मिलने जाएंगे। जिसके बाद हम लोग जुआनचू को देखते हैं और मेरा एक सवाल है, व्हाई शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल फ्रॉम द पास्ट। और जुआनचू के बगल में हम लोग निंग रैंग और चैंग को देखते हैं और चैंग अपने साथ एक डिवाइस लेके आया था जिसके अंदर उसने अपनी डिवाइन एबिलिटी यानी टाइम और स्पेस को डाला था, जिसकी मदद से वो जुआनचू की सोल को फिर से रिपेयर करने वाला था क्योंकि उसकी सोल सैटर हो चुकी थी और वो कई टुकड़ों में बट गई थी। इसके बाद निंग रैंग चैंग को वो डिवाइस वापस देते हुए कहती है कि उसका ये डिवाइस और डिवाइन पावर कमाल की है, उसी की मदद से वो लोग सोल को ठीक करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन चैंग उसे पूछता है कि अभी तक ये उठी क्यों नहीं है और कोई भी साइन नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। इस पे निंग रैंग उसे बताती है कि जब भी सोल को फिर से ठीक किया जाता है तो फिर बॉडी को उठने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और वैसे भी उन लोगों को जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। चैंग उसे कहता है कि उसने एक बार ये भी सुना है कि सोल के दोबारा से ठीक होने और वापस जिंदा होने में मेमोरी चली जाती है, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जिसपे निंग रैंग आगे से हड़बड़ाते हुए कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और उसने गलत सुना होगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगी कि उसकी मेमोरी ना जाए और वो बिल्कुल सही सलामत रहे। चैंग उसे ये भी पूछता है कि तुम अचानक से मेरे चेहरे के ऊपर गौर से देख रही हो, क्या हो गया है। इस पे निंग रैंग आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं, उसने चैंग को उस बंदे में देख लिया है जिसको वो पहले से जानती थी। इसके बाद चैंग वहाँ से चला जाता है। यू चैन आगे बढ़ती है और वो निंग रैंग से पूछती है कि उसने गलत समझ लिया होगा, चैंग क्योसो से आता है, वो उसके एरा का नहीं है। इस पे निंग रैंग आगे से कहती है कि बेशक ये वही बंदा है जो कि एक दानव है, इसने गॉड्स के भी पसीने छुड़ा दिए थे और वो भी इसके साथ लड़ने में कतरा रहे थे और कोई भी गॉड इसके साथ दोबारा लड़ने का नहीं सोच रहा था और इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और यहाँ तक कि पास्ट में भी इसने हमारी काफी ज्यादा मदद की थी। लेकिन मैंने इस बात को भुला दिया था कि क्योसो के अंदर भी एक बहुत बड़ा और महान गॉड रहता है। इसके बाद निंग रैंग ऊपर की तरफ देखते हुए सोचती है कि उन्होंने जो वादा 10 लाख साल पहले किया था, ऐसा लगता है कि वो कल ही किया था। इसके बाद निंग रैंग अपने मन के अंदर यही सोचती है कि पता नहीं बाकी सभी लोग क्या कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग सैवेज लैंड कॉन्टिनेंट को देखते हैं और ये एक और नया कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हम लोग गॉब्लिन्स की तरह कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं और ये सभी एक्लिप्स बीस्ट के डिसेंडेंट हैं और ये लोग ये प्लानिंग कर रहे थे कि ये लोग यहाँ से जाएंगे और क्योसो के ऊपर हमला करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योसो एक मॉर्टल्स का लैंड है जहाँ पे गरीब और ताकतवर लोग नहीं रहते हैं, इसीलिए वो लोग उन्हें आसानी से मसल सकते हैं और रिसोर्स के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जिंगडे आती हैं और वो उन लोगों से कहती है कि वो लोग उनके साथ जरूर कॉपरेट करेंगे लेकिन उनकी एक कंडीशन है। जिसपे वो लोग आगे से कहते हैं कि अगर वो लोग उनकी मदद करते हैं तो फिर वो लोग लैंड के ऊपर जैसे ही कब्जा कर लेंगे तो फिर वो लोग रिसोर्स को आपस में बांट लेंगे, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट और सेवेज कॉन्टिनेंट दोनों एक साथ क्योसो के ऊपर हमला करके उसके ऊपर राज करना चाहते हैं। और इसीलिए सेवेज कॉन्टिनेंट वाले चाहते हैं कि एशियन कॉन्टिनेंट उनकी मदद करे आसपास के प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा करने के लिए। लेकिन जिंगडे उन लोगों से कहती है कि उसने ये भी सुना है कि उनकी लिस्ट के अंदर क्योसो कॉन्टिनेंट का भी नाम है और क्या सच में वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। जिसपे वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जिंगडे यहाँ पे उन्हें रोकने के लिए आई है और वो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि जिंगडे उनके साथ क्या करना चाहती है। इसीलिए वो लोग सीरियस होकर जिंगडे से कहते हैं कि तुम हमारे साथ क्या करने की सोच रही हो, क्या तुम हम लोगों से उस क्योसो को लेना चाहती हो और इसीलिए अचानक से तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहते थे। जिंगडे उन लोगों से कहते हैं कि सिर्फ सवाल का जवाब दो और कुछ भी नहीं। जिसपे उन लोगों के लीडर आगे से कहता है कि वो लोग यहाँ पे कई सालों से आसपास के प्लैनेट्स के ऊपर कब्जा करते हुए आ रहे हैं और अगर जिंगडे उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहती है तो फिर बेशक वो लोग उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो फिर जिंगडे उन लोगों से कहती है कि यहाँ पे बात करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिंगडे के साथी जितने भी थे वो सभी आगे बढ़ते हैं और एक ही झटके में उन लोगों को मार पीट के बराबर कर देते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी अपनी शॉर्ट्स को लेके एक एक करके काटते हुए उन लोगों को मारते जा रहे थे। वो सभी गॉब्लिन बिस्ट आगे से काउंटर अटैक करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। जिंगडे के जितने भी लोग थे वो सभी भाई मॉन्स्टर थे और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को मसल के रख देते हैं। उनका लीडर अपने मन के अंदर सोचता है कि हमारा क्लैन मिथिकल बीस्ट का एक डिसेंडेंट है, इसके बावजूद वो लोग बैटल्स में लड़ते हैं और इनविजिबल है और बहादुर है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथी और उसके डिसेंडेंट इस तरह से छोटे
छोटे मोटे बच्चों के हाथों मारे जाएंगे और उसे समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्योसो को क्यों बचाना चाहते हैं और क्या जिंगडे और उसके जितने भी साथी हैं क्या वो सभी क्योसो के गार्डियंस हैं। जिसके बाद उनका लीडर उन लोगों से कहता है कि अफवाह बिल्कुल सही थी, तुमने इन लोगों ने इतने सालों के अंदर कुछ भी नहीं किया है, बस क्योसो को अपने खजाने की तरह माना है। जिंगडे उससे कहती है कि हमने पहले ही कहा था कि क्योसो से दूर रहो, लेकिन तुमने माना नहीं। इस पे वो लीडर उन लोगों से कहता है कि वो लोग ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए हार मान लेना ज्यादा सही है। इसके बाद वो लोग पलटवार दोबारा करेंगे, लेकिन जिंगडे पहले से ही उसकी चालाकी समझ चुकी थी और वो उनसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे चेहरे के ऊपर सी लिखा हुआ है। इसके बाद जिंगडे के स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और वो एक ही बार में उस लीडर के सीने के अंदर तलवार घुसा के उसे बेहद घायल कर देते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं है। वो लीडर जिंगडे से पूछता है क्योसो कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा कमजोर है, वहाँ पे मॉडल्स रहते हैं और वो इतने ज्यादा कमजोर है कि कोई भी उन्हें हरा के अपना स्लेव बना सकता है, तो फिर जिंगडे के सभी लोग उनको लिए इतनी ज्यादा रक्षा क्यों दे रहे हैं, कि वो सभी लोग उनको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस पे जिंगडे आगे से जवाब देती है क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा रखता है जो कि इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके खातिर अगर इन लोगों को मिथिकल बीस्ट के डिसेंडेंट या फिर गॉड्स को भी अपने दुश्मन बनाना पड़े तो फिर वो लोग कतराएंगे नहीं और वो लोग चैंग के खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। न ही जिंगडे बल्कि उसके पूरे डिसेंडेंट्स और उसके डिसाइपल और उसके फैमिली मेंबर्स वो सभी चैंग के खातिर मरते दम तक अपनी जिंदगी कुर्बान करने को राजी हैं क्योंकि वो चैंग को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। लेकिन जिंगडे जाने से पहले उसे ये बता के जाती है कि उसके कुछ डिसाइपल पहले ही क्योसो गए हुए हैं कुछ जरूरी लोगों से मिलने के लिए, इसीलिए अगर उसके लीडर की जितनी भी पार्टीज वहाँ पे गई हैं लोगों के ऊपर कब्जा करने के लिए तो फिर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम लीडर को अच्छे से पता होगा। जिससे उस लीडर को याद आता है कि जिंगडे की डिसाइपल असल में चैंगजी है जिसने आसपास के जितने भी प्लेनेट हैं उनके ऊपर पहले ही कब्जा कर लिया था और वो अभी के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। इसीलिए वो लीडर कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि क्योसो में इनका कौन सा जरूरी इंसान रहता है जिसके लिए वो लोग खुद उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद अगला सीन हम लोग देखते हैं कि चैंग के मेंशन का होता है जहाँ पे तीनों लड़कियां भागते हुए चैंग के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि क्योसो का पहला लालटेन फेस्टिवल होने वाला है, वही लालटेन यानी कि दिया वाला, इसीलिए चैंग को उन तीनों के साथ पूरा दिन बिताना पड़ेगा और ये उन लोगों के लिए रिवॉर्ड के तौर पे होगा। वहीं पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की मसाज कर रहा था और उसके मास्टर सोचते हैं कि इतने सालों तक इस पूरे कॉन्टिनेंट को बचाने का कुछ तो फायदा हुआ। चैंग उन लोगों से कहता है कि वो आज से पहले कभी भी लालटेन फेस्टिवल के अंदर नहीं गया है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि आसपास के कुछ दिन ज्यादा बिजी वाले नहीं है, सारा टाइम खाली ही जाएगा, जुबान जो जल्दी ही उठने वाली है जिसके बाद मुझे रिवॉर्ड मिल जाएंगे। हम लोग देखते हैं कि लिंग आगे बढ़ती है और वो चैंग से चिपकते हुए उससे कहती है कि चैंग ने कह दिया है कि अब वो उन तीनों के साथ पूरा दिन बिताएगा, इसीलिए चैंग अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता है, इसीलिए चैंग को उन तीनों के साथ पूरा टाइम बिताना पड़ेगा और वो तीनों एक साथ लालटेन फेस्टिवल जाएंगे। इसके बाद लिंग चैंग को पकड़ती है और उससे कहती है कि उसके कपड़े ओल्ड फैशन हो चुके हैं, इसीलिए उन लोगों को सबसे पहले चल के मार्केट में कुछ नए कपड़े पहनने चाहिए। वहीं के चैंग के मास्टर को तुरंत पता चल जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग किसी ढाबे के ऊपर बैठा हुआ चाय पी रहा था और वो जब अपने क्योसो को इतना शांत और हरा भरा देखता है तब उसे काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि उसके पास्ट में वो सभी कांड करने की वजह से फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और हर कोई शांति के साथ यहाँ पे रह रहा था। हमें पता चलता है कि आधे घंटे पहले लिंग ने चैंग को यहाँ पे बिठा दिया था और उसे कहा था कि वो किसी काम से जा रही है और कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी। चैंग बिल्कुल हमारी तरह अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इंतजार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, वो भी किसी का। उसी टाइम पे आसपास के जितने भी लोग थे वो सभी चैंग को पहचान जाते हैं और उसे अपनी अपनी मेडिसिन बताने लगते हैं। चैंग उन्हें देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यही सोचता है कि वो इन लोगों से क्या कहे, लेकिन उसी टाइम पे बाई हुए आगे बढ़ती है और वो चैंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है और वो चैंग से कहती है कि देरी से आने के लिए वो माफी चाहती है और अगर चैंग चाहे तो फिर उसे वो पनिशमेंट दे सकता है। लेकिन चैंग बायुवे के हाथों में एक बॉक्स को देखता है और उसे पूछता है कि ये क्या है। इस पे बायुवे आगे से बताते हैं कि इसके अंदर कुछ टूल्स हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन काम करते हैं और क्योंकि चैंग इनविंसिबल डोमेन के अंदर था इसीलिए उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि बॉक्स के अंदर सच में कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन टूल्स थे, परंतु ये टूल्स डबल कल्टीवेशन के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। इसके बाद चैंग एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह सोचते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लोग कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इस बात में फंसा के कि ये मेरे लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। इसके बाद हम लोग टू वर्ल्ड्स के बीच में यानी दो दुनियाओं के बीच में हानलन पवेलियन को देखते हैं और इसके मास्टर हमारी हानजी है और बेसिकली ये भाई एक होटल की तरह काम करता है और तुम लोग यहाँ पे रुक के अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कुछ रूम्स भी दिए गए हैं और क्योसो का इतना ज्यादा पॉपुलर होने का क्रेडिट सारा का
सारा इसी पवेलियन को जाता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग भी उस पवेलियन की शान को देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं, तब चैंग को रास्ते के पे पता चलता है कि इस पवेलियन के जो गार्ड है वो भाई इमोर्टल्स गार्ड है, यानी कि जो पवेलियन की मास्टर है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने इमोर्टल्स को अपना नौकर बना के रखा हुआ है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि पास्ट में वो सभी कांड करने की वजह से फ्यूचर काफी हद तक बदल चुका है, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इसके बाद वो सभी लोग पवेलियन के अंदर जाते हैं, तो पवेलियन के अंदर ट्रेनिंग रूम के साथ साथ वहाँ पे कपड़े खरीदने और कल्टीवेशन के लिए और भी कई सारे सामान के स्टोर्स थे। इसके बाद लिंक वहाँ पे चैंग को पवेलियन के बारे में बताना शुरू करती है कि ये पवेलियन यहाँ पे काफी टाइम पहले बनाया गया था और क्यों इसी की वजह से काफी ज्यादा फेमस हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ट्रेनिंग रूम भी होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के फ्लोर्स हैं। और साथ ही में माना जाता है कि पवेलियन के जो मास्टर है वो बहुत शक्तिशाली एक डीमन है और उसको आज तक किसी भी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि कई सारे बड़े लोग उसे देखना तो चाहते हैं, लेकिन कोई भी इतना ज्यादा खुशनसीब नहीं हुआ है कि वो लोग उसे देख सके हों। और लिंक को पूरा यकीन था कि हाँ जी एक सुप्रीम एम्परर है, वो भी एक बहुत अच्छे स्टोरी के साथ साथ। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे और भी कई सारे लोग थे जो कि आराम से वहाँ पे कल्टीवेशन के सामान खरीद रहे थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो एक कोट को देखता है, तो फिर उस कोट का जो प्राइस था वो 9000 गोल्ड था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इसका कपड़ा तो बिल्कुल घटिया सा है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा फेमस है। बेसिकली सुपर मॉल वाला सीन था यहाँ पे। कपड़े बेशक 200 वाले हो, लेकिन शान 2000 की है, वही वाला सीन है। आसपास के जितने भी लोग खड़े थे वो सभी चैंग को भाई गरीब समझ लेते हैं और उनकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि कुछ गरीब लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के प्राइस देख के उन्हें पता भी नहीं है कि वो लोग कहाँ पे कदम रख रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि लिंक और बायोवे को बहुत तेज गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग अपनी बेइज्जती तो सह सकते हैं लेकिन चैंग की नहीं। इसके बाद लिंक भागते हुए पवेलियन फ्लोर के मास्टर के पास जाती है और अपने पास से ब्लैक कार्ड बाहर निकालती है। नोट मैं बता दूं कि ब्लैक कार्ड के अंदर अनलिमिटेड मनी रहता है, चाहे तो पबजी खरीद लो या फिर फ्री फायर, कोई गम नहीं है। और लिंक ब्लैक कार्ड के साथ फ्लोर के मास्टर से कहते हैं कि उसे इस फ्लोर की सारी चीजें चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उसके मास्टर को गरीब कहा है। इसके बाद लिंक एक झटके में उन लोगों के हाथों में जितना भी सामान था उन सभी को एक झटके में खरीद लेती है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंकल ने इन्हें ऑर्डर दिया था कल्टीवेशन के लिए कुछ सामान चाहिए, लेकिन लिंक ने पूरे फ्लोर को एक ही झटके में खरीद लिया है। इसके बाद लिंक उन लोगों को चिढ़ाने लगती है, तो फिर वो लोग भैया अपने छोटे मोटे हथियार लेके उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ पे भाई अपनी पावर को रिलीज करती हैं और आगे से चिल्लाते हुए कहती हैं कि आओ लड़ लो, देखते हैं किसमें है कितना दम, जिससे उन सभी लोगों की फटके हाथ में आ जाती है और वो आगे से चिल्ला के कहते हैं कि ये तो साले इमोर्टल्स हैं और ये इंसानी दुनिया में क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो सभी तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि लिंक और बायो दोनों आपस में बात करते हुए कहती हैं कि आजकल इंसानों की आंखें कुत्तों की तरह हो गई हैं, पता भी नहीं है कि इसके साथ भिड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भौंकने लगते हैं। इसके बाद लिंक चैंग के पास जाती है और उसे कहती है कि हमने कपड़े खरीद लिए हैं, चलो ट्राई करते हैं। और वहीं पे फ्लोर मास्टर अपने मन के अंदर सोचती है कि ये बात बिल्कुल सच है, लड़कियां प्यार में अंधी होती हैं। इसने अपना सारा पैसा एक ऐसे आदमी के ऊपर खर्च कर दिया जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिंक चैंग को भाई चेंजिंग रूम के अंदर लेके जाने लगती है उसके कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे फ्लोर मास्टर जब चैंग को अच्छे से देखती है तब उसे याद आता है कि चैंग की शक्ल हूबहू उसी पोर्ट्रेट के साथ मिल रही है जिसको पवेलियन मास्टर ढूंढ रही है। इसको देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ये भी सोचती है कि दोनों दिखने में बहुत ज्यादा अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात की रिपोर्ट दे देती है क्योंकि उसका यही काम है कि फर्स्ट फ्लोर पे उस आदमी को देखा गया है जिसको मास्टर सदियों से ढूंढ रही है। उसी टाइम पे हम लोग अंकल को देखते हैं जो कि वहाँ पे बदला लेने के लिए आ जाते हैं कि उनके बच्चों को किसने परेशान किया। हम लोग देखते हैं कि उनके बच्चे उन्हें बताते हैं कि अंदर कुछ इमोर्टल्स हैं जिन्होंने हमसे वो सभी चीजें खरीद ली हैं जो कि आपको चाहिए थी। इसके बाद हम लोग हांजी के पर्सनल सर्वेंट्स को देखते हैं जो कि हांजी को बताते हैं कि पवेलियन के अंदर हमें रिपोर्ट मिली है कि जिसको हांजी ढूंढ रही है वो देखा गया है। और वो लोग हांजी से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। हांजी उन लोगों से कहती है कि ढूंढने वाले दिन चले गए हैं, इसीलिए जल्दी से इमोर्टल्स गॉगल्स को पूरे पवेलियन मास्टर के अंदर फैला दो, मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या क्या चल रहा है। हम लोग देखते हैं कि इमोर्टल गॉगल्स बिल्कुल मिरर की तरह होते हैं जो कि सब कुछ दिखा सकते हैं कि अंदर क्या क्या चल रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हांजी को वो चीज मिल जाती है जिसके लिए वो सदियां छान रही थी और हांजी ने चैंग को ढूंढने के लिए पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा था, लेकिन अब जाके चैंग उसे मिला है तो फिर किन्हीं लड़कियों के साथ जिनके साथ वो मस्ती कर रहा है। इसके बाद हम लोग हांजी को पूरा देखते हैं और ये छोटी बच्ची अब बड़ी होके एडल्ट वुमन बन चुकी है, बोले तो मिल्फ। और हांजी अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर वो दोनों दोबारा मिलते हैं तो फिर उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अब क्या होगा। लेकिन इसी बीच उसे गॉगल्स के अंदर दिखाई देता है कि चैंग वहाँ पे मस्ती करने में बिजी है, क्योंकि लिंक चैंग को कपड़े बदलने खुद से नहीं दे रही थी और वो खुद ही चैंग के कपड़े बदलना चाहती थी। इसके बाद वो चैंग के भाई कपड़े बदलने के लिए उसके कपड़े उतारने लगती है और तब जाके चैंग को समझ में आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, कि यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश
साजिश चल रही है कि क्राइम के अंदर क्राइम करने की कोशिश की जा रही है। बाहर की तरफ होंग खड़ी होकर रखवाली कर रही है कि अंदर कोई भी न जाके और सेफ्टी बनी रहे, और अंदर की तरफ दोनों लड़कियां मिलकर चैंग के कपड़े बदल रही हैं और वो दोनों चैंग के साथ भैया गंदी हरकत करना चाहती हैं। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तीनों तो जेम्स बॉन्ड की भी नौनी हो रखी हैं कि इन्होंने इतनी आसानी के साथ ये सभी क्राइम कर भी दिया और मुझे पता भी नहीं चला। इसके बाद चैंग उन तीनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हो जो मेरे साथ इस तरह का क्राइम करने की कोशिश कर रही हो। इसमें बायू आगे से कहती है कि ये सारी गलती लिंग की है, उसी के शैतानी दिल के अंदर ये सभी सुझाव आए थे, इसीलिए अगर चैंग को भाई पनिशमेंट देनी है तो फिर बायू को दी जाए, ना कि लिंग को। इसमें लिंग की कोई भी गलती नहीं है, वो तो बेचारी बहुत प्यारी है। लिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये कितनी चालाक है, सारी पनिशमेंट खुद ही लेना चाहती है। इसके बाद बायू आगे बढ़ती है जिसके अंदर कल्टीवेशन के टूल्स रखे थे और उस डिब्बे को खोल के चैंग से कहती है कि चैंग जो भी पनिशमेंट बायुवे को देगा बायुवे उन सभी को सहन करेगी। चैंग शुरुआत में तो कहता है क्या बकवास है, लेकिन बाद में चाबुक उठा के कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं पनिशमेंट देना तो नहीं चाहता था लेकिन अब देना पड़ेगा। बेसिकली ट्रक की वजह से उसकी नाक से खून भी आ रहा था। इसके बाद बायुवे पोजीशन ले लेती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इस बात को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है जब चैंग ने उसे पनिशमेंट दी है। इसके बाद चैंग भाई आगे बढ़ता है और बायुवे को वो देना शुरू करता है जो बायुवे को चाहिए था। इसके बाद बायुवे आगे से आवाजें निकालने लगती है और वो बेचारी इतना ज्यादा चीख रही थी कि लिंग और होंग बेचारी दोनों डर जाती हैं और आपस में डरने लगती है कि उनका अगले नंबर ना लग जाए। और वहीं पे चैंग पूरे मजे ले रहा था। उन दोनों से बायुवे का दर्द देखा नहीं जाता है और वो दोनों बायुवे से कहती है कि मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में है और तुम बेहद ज्यादा दर्द में हो, क्यों ना हम लोग तुम्हारी जगह ले लेती हैं। लेकिन बायुवे आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इससे वो दोनों और ज्यादा हैरान हो जाती हैं कि बायुवे उनके लिए ये सब कुछ अकेले सह रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो ताबूत से कोई खतरनाक चीज बाहर निकालते हुए बायुवे से कहता है कि बायुवे बहुत ज्यादा अजीब है और अगर बायुवे चैंग को सब कुछ सच सच नहीं बताएगी तो फिर चैंग आगे से वायलेंस का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद चैंग वहाँ पे एक रस्सी को बाहर निकाल लेता है और हंसते हुए बायुवे की तरफ देखने लगता है। वहीं पे लिंग चैंग से कहती है कि बायुवे कांप रही है, उसको छोड़ दो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो बायुवे को भाई रस्सियों में बांधने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग हांसे को देखते हैं जो कि भाई गॉगल से ये सब कुछ देख रहे थे और उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि हांजी ने ये सब इमेजिन करके रखा हुआ था कि जब वो चैंग से मिलेगी तब चैंग भाई मजनू की तरह उसके पैर में गम में डूबा हुआ होगा और शराब पी रहा होगा, लेकिन चैंग तो यहाँ पे अलग ही मजे में है। इसके बाद हांजी खुद से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा कमीने हो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली दर्द क्या होता है। इसके बाद वो अपने पोर्टल का इस्तेमाल करती है और पोर्टल के जरिए चैंग के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हम लोग यिनदाओ को देखते हैं और ये 5th फ्लोर की मास्टर है। हम लोग देखते हैं कि यिनदाओ आगे से कहते हैं कि पवेलियन मास्टर यानी कि हांजी काफी टाइम से चैंग को ढूंढ रही थी और वो उसके साथ मिलना चाहती है, इसीलिए वो लोग इस मौके को जाने नहीं दे सकते हैं और उन्हें पहले ही चैंग के साथ मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी। इसके बाद यिनदाओ 1st एंड 2nd फ्लोर की मास्टर से कहती है कि पवेलियन में जितने भी लोग हैं वो उन सभी को अभी के लिए बाहर निकाल दें क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ही आपस में बातें करते हुए जा रही थी कि आखिर में वो बंदा कौन हो सकता है जिसको पवेलियन मास्टर लाखों सालों से ढूंढ रही है। जिसमें एक लड़की कहती है कि शायद से वो पवेलियन मास्टर का एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है। लेकिन उसी टाइम पे यिनदाओ उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, उनका पवेलियन टावर बहुत ज्यादा मुश्किल से बना है और उसने कई सारी चीजों को सहा है, इसीलिए वो लोग किसी बेकार की वजह से उनके टावर की रेपुटेशन को नहीं पहुंचने दे सकते हैं। क्या पता भाई चैंगजी का एक्स बॉयफ्रेंड बेकार सा निकल जाए और सभी लोगों को पता चल जाए, इसलिए यिनदाओ इन लोगों को ऑर्डर देती है कि वो लोग पवेलियन टावर के अंदर जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को कुछ टाइम के लिए बाहर निकाल दें। वो लोग जैसे ही जाती हैं तो फिर यिनदाओ 3rd एंड 4th फ्लोर की मास्टर से कहती है कि वो दोनों बड़े ही सीरियसली बातें कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद मुझे एक चीज की चिंता हो रही है कि हमारा पवेलियन टावर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है और इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि पवेलियन टावर उन सभी चीजों में भी पार्टिसिपेट कर सकता है जिनको क्योसो भी नहीं कर सकता है और भले ही एक दिन क्योसो डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन इनका पवेलियन टावर वॉइड के अंदर भी एग्जिस्ट करता रहेगा, यानी कि स्पेस के अंदर भी बना रहेगा। यहाँ तक कि जब इमोर्टल्स ने क्योसो के साथ लड़ाई की थी तब भी ये लोग साइड में खड़े होकर अपने टावर को खुला रखे थे, लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है कि जब हांजी इस टावर को बंद करने जा रही है। इसलिए यिनदाओ को इस बात की चिंता हो रही थी कि वो पर्सन कौन हो सकता है और उसका ओरिजिन क्या होगा। और इसके अलावा भी जितने भी फ्लोर्स के लोग हैं वो सभी भाई इमोर्टल्स हैं, उनको बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पैसे दिए हैं यार। लेकिन यिनदाओ उन दोनों से कहती है कि वो लोग जैसे ही सभी लोगों को बाहर निकाल दे तो फिर वो लोग आके यिनदाओ को ढूंढ ले। तब तक यिनदाओ चैंग से मिलने जा रही है ये पता करने के लिए असल में चैंग दिखता कैसा है और उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है। जिसके बाद अगला सीन चेंजिंग रूम का होता है। हम लोग देखते हैं कि लिंग चैंग से कहती है कि बायुवे मरने वाली है, उसे अब तो छोड़ दो। लेकिन वहीं पे होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं मेरी बहन के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अंदर से काफी जोरों शोरों से आवाजें आ रही थी। उसी टाइम पे होंग को दिखाई देता है कि कई सारे इमोर्टल्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि पवेलियन वालों ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा है। कई सारे लोग इस बात से गुस्सा भी थे कि वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस के बीच में उन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया गया। वहीं पे होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि सभी जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि हमें भी जाना पड़ेगा। लेकिन अभी
अभी तक चैंग का काम खत्म नहीं हुआ था, शायद से चैंग को गुस्सा आ सकता है। लेकिन उसी टाइम पे होंग को एक टेरिफाइंग ऑरा महसूस होता है। हम लोग देखते हैं कि जिंडो वहाँ पे आती है, जो कि होंग से कहती है कि वो अभी के लिए साइड में हट जाए, क्योंकि उसने चैंग के बारे में काफी टाइम से सुन रखा है और वो अपनी आंखों से देखना चाहती है कि असल में चैंग है कौन। होंग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये इमोर्टल तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका ऑरा तो उससे भी ज्यादा भयानक है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। जिसके बाद जिंडो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए होंग से कहती है कि वो रास्ते से हट जाए, लेकिन अगले ही पल होंग को एक गर्म सी हवा महसूस होने लगती है। दरअसल चैंग ने वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज किया था, जिससे होंग समझ जाती है कि चैंग चाहता है कि वो इन लोगों को अंदर आने दे। जिंडो अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा नहीं है कि वो हांजी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को अपनी आंखों से देखना चाहिए कि वो सच है या नहीं। ये चैंग के अंदर इतना गुदा भी है कि वो पवेलियन मास्टर का बॉयफ्रेंड बनने के लिए वर्दी है। इसके बाद जिंडो चेंजिंग रूम के अंदर घुसती है और वो चैंग से माफी मांगती है कि वो लोग बेसब्री में मिल रहे हैं, लेकिन जिंडो उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ पे पवेलियन टावर को बंद कर रहे हैं, इसीलिए चैंग को यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इसके पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, कि पवेलियन मास्टर ने सच में किसी और को गलत समझ लिया है, इसके पास तो कल्टीवेशन भी नहीं है, ये कैसे पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सकता है और उन्हें हरा सकता है, ये बस क्योसो का एक ऑर्डिनरी बंदा है। लेकिन उसी टाइम पे भाई चैंग आगे से उन्हें घूरते हुए कहता है तो क्या, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, और रही बात तुम्हारे ऑफर की तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे मास्टर से जरूर मिलूंगा। जिससे उन सभी का भाई दम घुटने लगता है और वो सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा है कि ये इमोर्टल एम्परर के लोगों को भी सफोकेट करवा सकता है, हमारी आंखें अंधे थी जो हमने इसे पहचाना नहीं। इसके बाद ये चैंग से कहती है कि उसके मास्टर चैंग से मिलना चाहती हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से चैंग को ढूंढ रही थी। चैंग उन लोगों से कहता है ठीक है मैं उससे मिल लूंगा, अभी के लिए तुम लोग यहाँ से दफा हो। इसके बाद येंडो और उसके साथी बाहर निकलते हैं और चैंग को परेशान करने के लिए डर के मारे उससे माफी मांगते हैं। होंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इमोर्टल लेवल के एम्परर को भी चैंग के सामने झुकाना पड़ता है। इसके बाद अगला सीन बाहर का होता है। हम लोग देखते हैं कि सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के मास्टर दोनों उन लोगों से माफी मांगती हैं कि उन्हें बेफालतू में ही पवेलियन मास्टर से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन वो सभी लोग आगे से नाराज हो रहे थे और वो कहते हैं कि वो लोग जब चाहे तब पवेलियन टावर को ऐसे थोड़ी ना बंद कर सकते हैं, उनके डिस्टर्ब करने की वजह से उनकी कल्टीवेशन में गिरावट आ गई है। और वो लोग ये भी बात कहते हैं कि वो लोग ऐसे ही बाकी सभी स्टारफील्ड वाले लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं। इस पे सेकंड मास्टर आगे बढ़ती है और वो उन लोगों से कहती है कि वो लोग इस बात के लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा है, लेकिन उन्हें ऐसा कर पा रहा है क्योंकि पवेलियन मास्टर ने ये ऑर्डर दिया है। और रही बात कंपनसेट की, तो वो लोग उन्हें कंपनसेट जरूर करेंगे। हमें पता चलता है कि ये लोग सनराइज कॉन्टिनेंट से हैं और लिंग ने इन्हीं लोगों से उस सामान को चुराया था और यही वो अंकल है। उसका सर्वेंट उसे कहता है कि वो लोग अब क्या करेंगे, जिन लोगों ने उनसे वो सामान छीना था वो लोग पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग होंग को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोचती है कि सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं सिर्फ हम लोगों को छोड़ के। तभी एक लड़की की नजर होंग के ऊपर पड़ जाती है और वो आगे से कहता है कि वो लोग अभी भी अंदर है, उन्हें भी तो बाहर निकालो। जिसपे फर्स्ट फ्लोर की मास्टर कहते हैं कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सनराइज कॉन्टिनेंट वाले अपने अंकल को बता देते हैं कि ये उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इनके ट्रेजर्स को छीना था। जिसपे उसके मुंह के ऊपर मुस्कान आ जाती है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए। इसके बाद वो सेकंड फ्लोर के मास्टर से कहता है कि वो लोग सनराइज कॉन्टिनेंट से आते हैं और उनका पवेलियन के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और वो लोग करीब 1000 सालों से एक साथ कॉपरेट करते हुए आ रहे हैं। और हानलन पवेलियन किसी ऐसे के साथ थोड़ी ना ट्रेड करना चाहेगा जिनका उनके बारे में ओरिजिन भी नहीं पता है। लेकिन सेकंड मास्टर आगे से बस इतना ही कहती है कि चुपचाप निकल जाओ, आखिरी बार कह रही हूँ। लेकिन अंकल आगे से कहते हैं कि वो लोग सनराइज से आते हैं और उनका काफी पुराना रिश्ता भी है और उन लड़कियों ने अंकल के ट्रेजर को चुराया है, इसीलिए अगर हानलन पवेलियन उन्हें बाहर निकाल देता है तो फिर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो लोग उनसे बाद में निपट लेंगे और उनके पवेलियन के साथ जो उनका रिश्ता है वो भी खराब नहीं होगा। लेकिन सेकंड फ्लोर की मास्टर अंकल के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ मारती है और उससे कहती है क्या तुम मौत को मुंह लगाना चाहते हो। इसके बाद सेकंड फ्लोर की मास्टर उसे कहती है कि तुम्हारे जैसा एक सिंपल इमोर्टल किंग का रियलम का कल्टीवेटर हमें धमकाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसी टाइम पे कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर निकल आते हैं जो कि इमोर्टल लेवल पे थे और वो उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग हम लोगों को बाहर निकाल रहे हो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के और साथ ही में कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे रहे हो, ये तो नाइंसाफी है। तुम भले ही पवेलियन टावर वाले क्यों ना हो, लेकिन हम लोग ये सब कुछ नहीं सहेंगे। फर्स्ट फ्लोर की मास्टर सेकंड फ्लोर वाली से कहते हैं कि तुमने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी है, अब मुसीबत खड़ी होने वाली है। इसके बाद सभी कल्टीवेटर उनके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि वो लोग चैंग के लोगों को बाहर निकाल के ही रहेंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि येंडो बाहर आती है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करती है, तो वो सभी उसकी पावर्स की फोर्स की वजह से पीछे जाके गिरते हैं। येंडो उन लोगों से कहती है कि जो कोई भी आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा उसे चीर फाड़ दिया जाएगा। येंडो उन लोगों से कहती है कि कान खोल के सुन लो, यंग मास्टर जिनको काफी सालों से ढूंढा जा रहा था वो आज जाके मिल चुके हैं। एक छोटा सा सनराइज कॉन्टिनेंट या फिर पूरा कॉन्टिनेंट रीजन उनके जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग देखते हैं कि सनराइज वालों की अब फटके 4 हो चुकी थी और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो लोग सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के मास्टर के साथ तो निपट सकते हैं, लेकिन फिफ्थ फ्लोर के मास्टर के साथ उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी और ये उनके लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड फ्लोर की मास्टर आगे बढ़ती है और वो अपने पास से उस कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालती है जिसको सनराइज कॉन्टिनेंट के साथ किया गया था। जिसके बाद सेकंड मास्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और सनराइज कॉन्टिनेंट वालों लोगों से कहती है कि अब हानलन पवेलियन का उनके साथ कोई भी लेना देना
नहीं है और वो उन लोगों की जितनी भी वैलिडिटी थी वो खत्म हो चुकी है और अब से सनराइज कॉन्टिनेंट का कोई भी बंदा पवेलियन के अंदर नहीं आ सकता है। इसीलिए वो लोग अपने मेन लाइन पे वापस जा सकते हैं और अगर उन लोगों ने यंग मास्टर के खिलाफ कुछ भी बुरा सोचा तो फिर वो लोग उनका मरते दम तक पीछा करेंगे और उन्हें मार देंगे। इसके बाद कुछ लोग सनराइज कॉन्टिनेंट वालों से अलग हो जाते हैं और वो उन लोगों से कहते हैं कि इन लोगों ने उन्हें प्रवोक किया था यहाँ पे ये सब बवाल करने के लिए। सनराइज कॉन्टिनेंट वाले आगे से कहते हैं कि तुम भी लोग तो यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल करना चाहते थे, अब इल्जाम हमारे ऊपर क्यों लगा रहे हो। लेकिन वो लोग आगे बढ़ते हैं और सनराइज कॉन्टिनेंट वालों को मारपीट के बराबर कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि दोषी तुम हो और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसके बाद वो लोग उनकी अच्छी खासी खातिरदारी करते हैं और उन्हें मारपीट के एक बराबर करने के बाद उन लोगों के सामने जाके डाल देते हैं और वो लोग उन लोगों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि इंपॉर्टेंट पर्सन अंदर है, नहीं तो वो लोग ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग होंग को देखते हैं जो कि साइड में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है वाह कितना अच्छा ड्रामा है, जरूर मास्टर को इस बारे में बताना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यूएची लैंड को देखते हैं जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जुआनचो की बॉडी अब हील हो चुकी थी और वो उठने ही वाली थी। लेकिन उसी टाइम पे निंगरैंग को आसमान में दिखाई देता है कि टेलीपोर्टेशन वहाँ पे शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पे कोई आने वाला था। लेकिन उसी टाइम पे उसके सर्वेंट निंगरैंग को बताती है कि जुआनचो की बॉडी हिलना शुरू हो गई है, यानी कि वो जागने वाली थी और साथ ही में एक और टेलीपोर्टेशन अरे किसी और जगह पे भी अपीयर हुई थे। बेसिकली यहाँ से 2 गॉड आने वाले हैं जिनके साथ नया आर्क शुरू होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग ने बाईओवे को उसकी पनिशमेंट दे दी थी, लेकिन चैंग जाते हुए कहता है कि आज मैं थोड़ा सा जल्दी में था, इसलिए मैंने पनिशमेंट पूरी तरीके से नहीं दी है और अगली बार तुम्हें इससे ज्यादा कठोर पनिशमेंट मिलेगी। और वहीं पे बाईओवे अपने मन के अंदर सोचती है कि पता नहीं उसे अगली बार कब ये सुनहरा मौका मिलेगा कि चैंग उसे फिर से पनिशमेंट देगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ता है और वो अपने नए कपड़ों को पहन लेता है और वो अपने मन के ये सोचता है कि जुआनचो बस उठने ही वाली है। हम लोग जिन डाओ को अपने मन के अंदर देखते हैं और वो कहती है कि ये बात सच है कि पवेलियन मास्टर कभी भी इसे नहीं भुला सकेंगी। ताकत के साथ साथ इसके लुक्स भी काफी अलग है। पवेलियन मास्टर तो क्या कोई भी वुमन इसे लंबे टाइम तक नहीं भुला सकती है। लेकिन येंडाओ की मन की बात दरअसल लिंग और होंग सुन लेती है और वो घूरते हुए उसे देखने लगती है। ये सुन के होंग और लिंग दोनों भाई आगे बढ़ती हैं और चैंग को कस के पकड़ लेती हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि चैंग सिर्फ उनका है, कोई भी उनसे इसको नहीं छीन सकता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को महसूस होता है कि जुआनचो की बॉडी के पास एक टेलीपोर्टेशन अरे महसूस हुई है और चैंग को ऐसा लगने लगता है कि वहाँ पे कोई एनिमी आ चुका है। हम लोग देखते हैं कि जिंडाओ आगे बढ़ती है और वो चैंग से कहती है कि ये एनर्जी पवेलियन मास्टर की होगी, शायद से वो यहाँ पे आने ही वाली है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग वहाँ से गायब हो जाता है और वो जाते हुए कहता है कि वो हांजी से बाद में मिल लेगा, अभी के लिए उसे जरूरी काम करने जाना है। जिससे जिंडाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि अब वो हांजी से क्या कहेगी कि चैंग यहाँ से एक पल में गायब हो गया है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हांजी वहाँ पे आ जाती है। लेकिन अपने मन के अंदर सोचती है तो ये पवेलियन मास्टर है, कितनी खूबसूरत औरत है। जिसके बाद हांजी उन लोगों से पूछती है कि चैंग कहाँ गया, वो तो मेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। जिस पे येंडाओ काफी डर जाती है और वो आगे से कुछ भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि हांजी भाई बहुत शक्तिशाली डीमन है इतने टाइम पे। लेकिन लिंग को किस बात का डर था, वो भाई एकदम आगे बढ़ती है और वो हांजी से पूछती है कि वो चैंग को क्यों ढूंढ रही है। हांजी को ये जान के काफी ज्यादा खुशी होती है कि जो लिंग है उसकी कोई स्वीटहार्ट नहीं है बल्कि उसकी डिसाइपल है। जिसके बाद हांजी आगे बढ़ती है और वो लिंग के सर के ऊपर हाथ रख के उसे कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर की अनमैरिड वाइफ हूँ, इसीलिए तुम मुझे मास्टर की वाइफ समझ सकती हो। जिससे लिंग का मुंह तो खुल ही जाता है और साथ ही में वहाँ पे जितनी भी लड़कियां खड़ी थी उन सभी का भी बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो काफी हैरान हो जाती हैं। बेसिकली वो सभी इस बात से हैरान हो गई थी कि इन दोनों के बीच में शादी तो नहीं हुई लेकिन गुचम गुचाई हो गई है। इसके बाद हांजी को भी पता लग जाता है कि वो यहाँ पे अकेली नहीं आई है, चैंगजी भी यहाँ पे आने वाली है। इसके बाद वो वहाँ पे जाते हुए उन लोगों से कहती है कि अगर यकीन नहीं है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को वेरीफाई कर देती हूँ कि मैं ही उसकी अनमैरिड वाइफ हूँ। इधर हम लोग देखते हैं कि निंगरैंग चैंगजी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। इस पे चैंगजी उसे बताती है कि जो कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है जिसको गॉड्स कंडक्ट करने वाले हैं वो कुछ टाइम के लिए रुक गया है, इसीलिए चैंगजी ने सोचा क्यों ना वो अपनी छोटी बहन निंगरैंग से मिलने। चैंगजी निंगरैंग से कहती है कि वो यहाँ पे इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि इसे अभी भी लगता था कि वो चैंग को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी, लेकिन अब चैंगजी को लगता है कि वो चैंग को इम्प्रेस कर सकती है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ऊपर से वो भी यही सोचता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है और वो बस यही उम्मीद करता है कि चैंगजी कुछ गड़बड़ न करे और उसे जुआनचो के बारे में पता न लगे। इसके बाद चैंगजी आगे से मुस्कुराते हुए कहती है कि अब चीजें थोड़ी सी अलग हैं। अब चैंगजी को पूरा यकीन है कि वो चैंग का पीछा कर सकती है और उसके साथ रह सकती है। हम लोग देखते हैं कि निंगरैंग जुआनचो की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि ये अभी भी चैंग के पीछे दीवानी है, अगर इसे जुआनचो के बारे में पता लग गया तो फिर ये जुआनचो के साथ कुछ भी कर सकती है। हम लोग देखते हैं कि चैंगजी निंगरैंग से पूछती है कि तुम उस तरफ क्यों देख रही हो, वो आखिर है कौन। जिसपे निंगरैंग आगे से घबराते हुए कहती है कि वो जुआनचो है, उनके क्लैन की सबसे सुंदर लड़की और ये उनके क्लैन की प्राइड है, लेकिन वो काफी टाइम से कोमा में है और अभी तक उठी नहीं है। चैंगजी आगे से कहती है कि ये काफी ज्यादा सुंदर है। इस पे निंगरैंग आगे से कहती है कि हाँ ये सबसे ज्यादा सुंदर है क्योंकि ये हमारे
पूरे जियांग फैमिली की सबसे ज्यादा सुंदर औरत है और हम लोग इसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चैंगजी आगे से कहती है कि दिक्कत तुम्हारे स्पेल में नहीं है, दरअसल तुम्हारा स्पेल अभी तक अपनी हाई लेवल की रीच पे नहीं पहुंचा है। और भले ही इन लोगों के पास डिवाइन पावर क्यों न हो, लेकिन इसके बावजूद जब जुआनचो उठेगी तब वो अपनी पुरानी मेमोरी यानी कि चैंग वाली वो सभी खो देगी। इसीलिए इन लोगों को अच्छे से ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंगजी अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और वो जुआनचो की सोल को फिर से रिपेयर कर देती है। और वो जुआनचो को ठीक करते हुए निंगरैंग से कहती है कि अगर किसी की जिंदगी बचानी हो तो फिर उन्हें सोल को रिपेयर करते समय उनकी यादों के समंदर के अंदर छलांग लगानी ही पड़ती है, और अगर किसी को बचाने के लिए उनकी यादों के अंदर झांका जाए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसके बाद निंगरैंग चैंगजी से कहती है कि वो जब भी सोल स्पेल का इस्तेमाल करे तो फिर इसे इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि वो उसे अच्छी तरह से परफेक्ट कर ले, नहीं तो इससे जो लोग ठीक होने वाले हैं वो लोग अपनी पुरानी यादों को खो सकते हैं और ये काफी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। निंगरैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि चैंगजी ने जुआनचो को उठा दिया, नहीं तो चैंग उसे मार ही देता। हम लोग देखते हैं कि जुआनचो को जैसे ही सोल आता है तो फिर वो पूछने लगती है कि चैंग कहाँ पे है, क्योंकि चैंग अभी भी लड़ाई लड़ रहा होगा, इसीलिए मुझे उसके साइड पे जाना पड़ेगा। निंगरैंग उसे कहती है कि वॉर पहले ही खत्म हो चुकी है और चैंग बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तुम्हें खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुम अभी भी जागी हो। इसके बाद निंगरैंग चैंगजी को शुक्रिया कहती है जुआनचो को ठीक करने के लिए, और वो अपनी और फैमिली की तरफ से और साथ ही में चैंग की तरफ से उसे शुक्रिया कहती है। लेकिन चैंगजी निंगरैंग से कहती है कि तुम कर रही हो ये तो ठीक है, लेकिन चैंग मुझे शुक्रिया क्यों कहेगा। उसी टाइम पे यूचन आगे बढ़ती है और वो चैंगजी को बताती है कि तुमने जुआनचो को ठीक किया है, जो कि चैंग की वाइफ है, इसीलिए चैंग बेशक तुम्हें शुक्रिया कहेगा। निंगरैंग जल्दी से आगे बढ़ती है और वो यूचन के मुंह के ऊपर हाथ रख के उसे कहती है कि ये बेफालतू में ही बोलती है, ये हमारी घर की पेशेंट है, इसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है। लेकिन चैंगजी जैसे ही सुनती है वाइफ तो फिर उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। उसी टाइम पे वहाँ पे चैंग भी आ जाता है और वो भी काफी परेशान हो रहा था कि अब क्या होने वाला है। उसी टाइम पे जुआनचो आगे बढ़ती है और वो भागते हुए चैंग के पास जाके उसे गले लगा लेती है और उसे रोते हुए कहती है कि वो वापस आ गई है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल खुलता है और उसके अंदर से हानजी बाहर निकलती है, जो कि लिंग से कह रही थी कि तुम अभी भी यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे उसे खुद ही पूछवाती हूँ कि मैं उसकी पहली वाइफ हूँ जिसका उसके साथ पहला रिलेशनशिप था। लेकिन हानजी जैसे ही चैंग को जुआनचो के साथ लिपटा हुआ देखती है तब उसकी आंखें सीरियस हो जाती हैं। उसी टाइम पे सिस्टम भी आगे बढ़ता है और वो चैंग से कहता है कि उसे अशुरा फील्ड का एक नया मिशन मिला है कि उसे चैंगजी, जुआनचो और हानजी इन तीनों को एक साथ लाना है और ये तीनों बहनों की तरह एक साथ रहनी चाहिए, क्योंकि चैंग इनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाएगा। बेसिकली चैंग को अपना हारम बनाना था जहाँ पे किसी भी लड़की को किसी से जलन नहीं होनी चाहिए और सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि चैंग उनसे सच में शिद्दत वाला प्यार करता है। खैर चैंग की अब तो फटके चार होने वाले थे, क्योंकि सिस्टम ने उसे ये मिशन भी दिया है जो कि काफी खतरनाक है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि लड़कियों को मनाना प्लैटिनम ढूंढने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हम लोगों को लालटेन फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है कि क्योसो की शुरुआत के टाइम पे ये फेस्टिवल साल की शुरुआत में मनाया जाता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपस में कितनी नफरत करते हैं, लेकिन साल की शुरुआत में वो लोग इस नफरत को साइड में रखते हैं और पूरी कोशिश से हर कोई एक साथ लालटेन फेस्टिवल मनाता है। हर कोई अपने घर के बाहर लालटेन को लगाता है जिसकी मदद से वो लोग अपने बैड लक को वहाँ से भगा सकते हैं, और हर किसी के घर के सामने उजेला होता है और कलरफुल लाइटें जलती हैं। जिसके बाद हम लोग उसी बीच में एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जो किसी ये नाम के बंदे की कहानी सुना रहा था। मैं वैसे तो इसे स्किप करने वाला था, लेकिन ये सिचुएशन आने वाले चैंग की सिचुएशन के साथ मैच करने वाली है, इसीलिए कॉमेडी फिक्स बैठे इसीलिए सुना रहा हूँ। कहानी सुनाने वाला बताता है कि उसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो फिर भी अपनी ठरक को कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसीलिए वो जहाँ जाता वहाँ पे हर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करता, यहाँ तक कि वो साला अपनी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हैंग आउट कर रहा था, यानी कि गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को भी गिरा दिया। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड उसे कैसे प्यार कर पाती जब उसे पता चलता कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही गर्लफ्रेंड के साथ रंगनलिया मचा रहा है। और ये बेस्ट फ्रेंड भी बहुत ज्यादा रूसलेस थी, उसने ही अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को मार दिया, जिसके बाद उसके फैमिली नेम को ले लिया और वहाँ से भाग गई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम हर किसी से एंजॉय कर पाओ तो फिर तुम्हारे पास एक इमॉर्टल बॉडी होना जरूरी है, यानी कि चाकू भी मार दो तब भी न मरो। मैंगो मैन आगे से कहता है या फिर तुम्हारे पास मीठी जबान हो और तुम हर किसी से प्यार से बात करो तो फिर तुम शायद हर किसी को खुश रख सकते हो, यानी कि हर लड़की को। इसके बाद एक बंदा आगे बढ़ता है और कहानी सुनाने वाले बंदे से पूछता है कि अगर कोई आदमी सच में इस तरह की सिचुएशन के साथ टकरा जाए जहाँ पे उसकी लवर, उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वो सभी उसे पसंद करती हो, तो फिर वो आदमी इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। जिस पे वो आदमी आगे से कहता है तुम्हारा मतलब उस बंदे की पहली प्यारी वाइफ, जिसके बाद उसकी साथी, जिसके बाद उसकी अनमैरिड वाइफ, और वो सभी उससे जब एक टाइम पे ये पूछेंगे कि वो किसे प्यार करता है तो फिर वो बंदा इस सिचुएशन को कैसे तोड़ेगा और इसे कैसे बाहर निकलेगा। जिसके बाद वहाँ पे बैठे हर कोई आदमी अपना अपना सजेशन देता है कि एक जगह पे जहाँ पे सभी लड़कियाँ इकट्ठा हो और वो
सभी उससे पूछ रही है कि वो किसे प्यार करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लड़का कितनी मीठी मीठी बातें करे, वो सभी आपस में लड़ना शुरू कर देंगी और एक दूसरे को मार देंगी। एक बंदा आगे से कहता है कि अगर इन सभी चीजों से अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो वो सभी लड़के आपस में लड़ाई करेंगी, अगर बैड रिजल्ट निकलेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो आदमी मारा जाएगा। तीसरा बंदा कहता है क्या हो अगर वो लड़का सच में जीनियस हो और काफी ज्यादा होशियार हो। इस पे कहानी सुनाने वाला बंदा आगे से कहता है इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना होशियार हो और कितना जीनियस हो, वो आखिर में मरेगा ही या फिर वो सभी लड़कियां आपस में लड़ाई करेंगी और एक दूसरे को मार देंगी। अगर ऐसी सिचुएशन सच में आती है तो फिर वो बंदा खुद की कब्र खुद के हाथों से ही खोद रहा है। और ऐसी सिचुएशन अभी हमारे चैंग की थी। उससे तीनों लड़कियां पूछ रही थी कि कौन उसकी असली वाइफ है और वो किससे प्यार करता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि सुराफिल सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और ये मिशन मुझे जानबूझ के दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग आगे बढ़ाता है और उन लोगों को चाय पीने के लिए एक गिलास आगे बढ़ाता है। वो तीनों लड़कियां एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और कप को लेने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगती हैं, ये कहते हुए कि चैंग ने ये मुझे बढ़ाया है। इसके बाद वो तीनों लड़कियां एक दूसरे को घूरते हुए देखने लगती हैं। तो फिर चैंग भाई अपना हाथ पीछे करता है और कहता है कि यूनियन के लिए शुक्रिया। इसके बाद वो खुद ही उस चाय को पी लेता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और बेशक मुझे पता है कि वीडियो काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन अब से ऐसे ही वीडियो आने वाली है क्योंकि मुझे अपनी कॉलेज लाइफ को मेंटेन करना है और साथ ही में मुझे अपने सेकंड चैनल को भी देखना है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से मैंने एनिमे का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, ऐसे ही घूम रहा हूँ।